अब लेमन चान उनका प्लान देखती है और वो बताते हैं कि ये चीज हम रिसर्च में करेंगे कि सभी बच्चे आएंगे, सीक्रेटली अपना प्यार कन्फेस करेंगे और इससे ब्रॉडकास्टिंग क्लब फेमस हो जाएगा। तब नैने बोलती है कि हाँ मैं मानती हूँ, हमारे स्कूल की पॉलिसी है कि कोई भी बच्चा रिलेशनशिप में नहीं आ सकता, पर वो अपना प्यार तो कन्फेस कर ही सकता है हमारे जरिए, तो हम रूल तोड़ेंगे तो, पर डायरेक्टली नहीं। पर लेमन चान मना कर देती है कि रूल तो रूल होते हैं, तुम उन्हें नहीं तोड़ सकती। और नैने बोलती है कि मुझे तो पता ही था आप ये बोलोगी, आप शुरू से बहुत ज्यादा नेगेटिव हो। तब लेमन चान बोलती है कि मैं एक टीचर हूँ, मैं चाहती हूँ कि चीजें वैसे ही चले जैसे चलती आ रही है, मुझे किसी मुसीबत में नहीं पड़ना। तब वो सब बोलते हैं कि अगर आपको ऐसी ही लाइफ चाहिए थी तो आप टीचर बनी ही क्यों। अब लेमन चान इन सब की बातें सुन ही नहीं रही थी, तो बीच में आता है हमारा अरिसू और वो बोलता है मैं हूँ यामाबुकी अरिसू, आपसे मिलके मुझे अच्छा लगा, अगर आपके पास थोड़ा टाइम है तो मैं आपको इसके बेनिफिट बता सकता हूँ। अरिसू उसे अपनी बातों में फंसाने की कोशिश कर रहा था, पर लेमन चान तो सीधा बोल देती है कि तुम बहुत ज्यादा अनोइंग हो। और बेचारा अरिसू तो हैरान होता है, उसने जब से इस स्कूल में एडमिशन लिया है तब से कोई ना कोई आके उसे उल्टा सीधा सुना के चले जाता है। तब लेमन चान आगे बोलती है कि यही रीजन था कि मैं नहीं चाहती थी कि ब्रॉडकास्टिंग रूम में कोई लड़का आए, तुम्हें बस पूरे स्कूल में पॉपुलर होना है और तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम यहाँ के बॉस हो, पर शायद तुम भूल रहे हो यहाँ की टीचर मैं हूँ। पर शिनोबू उनसे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज मुझे ये करने दीजिए क्योंकि मुझे एक एंकर बनना है और ये मेरे लिए बहुत ज्यादा बड़ी बात है। तब शिनोबू बोलती है कि आपको पता है ना कि पिछले साल क्या हुआ था, हमारे क्लब पे पूरा स्कूल ही थूक रहा था, हमने पूरा स्पोर्ट्स डे ही बेकार कर दिया था, पर जैसे कि आप देख सकती हैं कि इस बार सबको मजा आ रहा है क्योंकि सब कुछ बिल्कुल स्मूथ जा रहा है। और जरा सोच के देखो, अगर इस बार का स्पोर्ट फेस्टिवल बेहतर गया तो इसमें बस हमारा फायदा नहीं है, आपका भी फायदा है, पूरे स्कूल में आपका नाम हो जाएगा कि आपके बच्चों ने इतना बेहतर किया। सोचो बच्चे और पेरेंट्स के सामने आपकी रिस्पेक्ट कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी। और ये सुनने के बाद वो चेयर पे बैठ जाती है और बोलती है कि तुम सब ऐसे खड़े क्यों हो, जल्दी से काम पे लग जाओ। और नैने भूलती है कि ये कितनी ज्यादा मतलबी है, जब इन्हें पता चला कि इनका मतलब निकल रहा है तो ये एक ही बारी में मान गई, पर एक मुसीबत हटी तो दूसरी अपने आप आ गई। अब दिक्कत ये थी कि ये फ्लायर्स बांटेंगे कैसे। शिनोबू तो बोलती है कि ये उसे खिड़की से फेंक देंगे, पर लेमन मना कर देती है जरा बाहर देखो। और बाहर होते हैं उनके पीई टीचर जो सारे लड़कों और लड़कियों को अलग कर रहे होते हैं। इनका बस एक ही काम है कि कोई भी लड़का और लड़की साथ में ना आए। तब लेमन चान बोलती है कि अगर तुम फ्लायर्स यहाँ से फेंकोगी तो वो पक्का देख लेंगे, और अगर गलती से भी उनके हाथ पे एक भी फ्लायर लग गया तो तुम्हारा पूरा प्लान चौपट हो जाएगा। तो अब ये लोगों के पास वो मैसेज पहुँचाए कैसे। तब नैने बोलती है कि हम ग्रुप में मैसेज क्यों नहीं कर देते, पर ये आइडिया बेकार था। रीका बोलती है ऐसा करने से सभी बच्चों के पास वो मैसेज नहीं जाएगा क्योंकि हमारे पास सभी बच्चों का नंबर नहीं है। तब लेमन बोलती है कि उस सामेजिमा को मुझ पे छोड़ दो, मैं उसे डिस्ट्रैक्ट करूंगी और जब तक तुम फ्लायर्स उन्हें बांट देना, और इसके बाद हम सब मेरा प्लान कंटिन्यू कर सकते हैं। तब नैने बोलती है कि आपका मतलब क्या है मेरा प्लान, ये प्लान शिनोबू का है और अभी 5 मिनट पहले आप इसी प्लान के अगेंस्ट थी। अब लेमन बाहर चली जाती है जहाँ पर सामाजिमे सभी बच्चों को अलग कर रहा था। लेमन उनसे बोलती है कि आप बहुत देर से काम कर रहे हैं, क्यों ना हम एक छोटा सा ब्रेक ले लें। और जिस तरह से वो पूछती है बेचारा सामेजिमा भी मना नहीं कर पाता, तब वो एक छोटे से ब्रेक के लिए मान जाता है, पर इसके लिए बेचारी लेमन सान को अपने आप को सेक्रीफाइस करना होगा। तो जब तक लेमन उन्हें बिजी रखती है ये सब बच्चे उनको फ्लायर बांटने लग जाते हैं। अब इन्हें सब कुछ जल्दी करना था, पर ये सबको एक साथ कैसे बुलाएं। और हाँ, इन्हें इस चीज का भी ध्यान देना था कि कोई और टीचर इन्हें ना देख ले। तब नैने के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो सभी लड़कियों को वहाँ पर बुला लेती है। अरिसू भी आने की कोशिश करता है पर वो उसे वहाँ से भगा देती है कि लड़कों का इस प्लान में कोई काम नहीं। अब उसका जो भी प्लान था वो सभी लड़कियों को बता देती है, पर रीका के अलावा सभी खुश थे और रीका को ये चीज करने में थोड़ी शर्म आ रही थी। पर नैने समझाती है कि शिनोबू के लिए हमें ये करना ही होगा। तो ये था इनका प्लान। दरअसल ये सब आते हैं कॉस्प्ले करके, जिससे ये पूरे स्कूल की अटेंशन ग्रैब कर ही लेते हैं, और फेमस तो ये पहले से ही थे। तो जैसे ही सभी बच्चे इनके पास आते हैं ये उन्हें एक फ्लायर दे देते हैं, और दूसरी तरफ से लेमन चान भी भागते हुए आ रही होती हैं। वो अरिसू से बोलती है कि आप मुझे इस प्लान का पार्ट नहीं बनना, ये तो मेरे पीछे ही पड़ गए, तो प्लीज मुझे बचाओ। और वो अरिसू के पीछे जाके छुप जाती हैं, और उन टीचर को देख के बाकी लड़कियां भी वहाँ से भाग जाती हैं। वो तो अच्छा था कि उन्हें कुछ पता नहीं चला। तो अब ये प्लान बताते हैं।
कि ये बच्चों की प्राइवेसी को बचाए कैसे। तो दरअसल ये करेंगे ऐसा, ये बच्चों को एक अंधेरे कमरे में रखेंगे जो एक एक करके ब्रॉडकास्टिंग रूम के बाहर जाएंगे और वायर्ड फोन से शिनोबू को मैसेज देंगे और शिनोबू उनका मैसेज पूरे स्कूल को सुनाएगी। तो इससे कभी पता नहीं चलेगा कि वो मैसेज किसने दिया था। अब लंच ब्रेक हो चुका था तो शिनोबू तैयार हो जाती है। वो बताना स्टार्ट करती है कि अब पूरे लंच ब्रेक में सभी बच्चे एक एक करके आ सकते हैं और हमें अपना सीक्रेट बता सकते हैं और कर सकते हैं उस लड़के या फिर लड़की को कन्फेस जिसे आप पसंद करते हैं। और ये सुन के सामाजी में बोलता है कि मेरे होते हुए ऐसा कुछ नहीं होगा, पर इससे पहले वो कुछ कर पाता पीछे से फिर से आ जाती है लेमन सान और वो फिर से अपनी एक्टिंग करना चालू कर देती हैं और उनसे बोलती है लंच साथ में करने के लिए और वो भी मान जाता है। वो चाहती थी कि ये बच्चों से दूर ही रहे। तो अब ये चीज चालू हो चुकी थी। सबसे पहले आती है एक लड़की, वो अपना मैसेज दे देती है शिनोबू को और शिनोबू बोल देती है वो मैसेज पूरे स्कूल के सामने। वो बोलती है कि ये है पहला कन्फेशन और जो ये लड़की है वो मैसेज देना चाहती है शिंदोकुन को जो क्लास 2 में है। वो बताना चाहती है कि वो तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करती है और ये सुन के तो बेचारे को खुद को ही यकीन नहीं होता, क्या कोई लड़की उसे भी पसंद करती है। तब वो मैसेज कंटिन्यू करती है जो उस लड़की ने दिया था और वो मैसेज होता है कि मैं तुम्हें तब से पसंद करती हूँ जब से हम पहली बार मिले थे और हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। तो मैं जानती हूँ कि ये चीज तुम्हें भी पता है कि मैं कौन हूँ। तो मैं बस तुमसे एक ही चीज कहना चाहती हूँ कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और अगर तुम भी मुझे पसंद करते हो तो तुम कुछ भी जवाब मत दो, बस अपनी जगह से खड़े हो जाओ। मैं समझ जाऊंगी कि तुम्हारा आंसर हाँ में है। और वो खड़ा हो जाता है और बाकी टीचरों को भी ये चीज थोड़ी अच्छी लगती है कि ये बहुत ज्यादा यूनिक कॉन्सेप्ट था, पर वो जानते थे कि ये सामाजी में नहीं होने देगा, वो इन्हें रुकवा ही देगा। पर अब इन सबको क्या पता कि वो भी प्यार में पड़ चुका है। अब ये कन्फेशन सुनने के बाद बाकी बच्चे भी बहुत ज्यादा मोटिवेट हो जाते हैं और वो सब बाहर की भीड़ देख के हैरान हो जाते हैं कि मुझे लगा नहीं था कि इतने लोग आ जाएंगे। अगर आपको लग रहा है कि इस रूम में अंधेरा क्यों है तो दरअसल इसकी एक वजह है ताकि बच्चों का चेहरा दिखे ना और वो खुल के कन्फेशन कर सके। अब कन्फेस करता है दूसरा लड़का एक लड़की को। वो उसे बताता है कि वो उसे कितनी दिल से पसंद करता है, पर वो लड़की उसे रिजेक्ट कर देती है ये बोल के कि वो पहले से ही रिलेशनशिप में है। बेचारे का तो दिल ही टूट गया होगा। पर अच्छी चीज ये थी कि कोई भी उसका मजाक नहीं उड़ा पाएगा क्योंकि कोई जानता ही नहीं ये मैसेज किसकी तरफ से था। तो इससे बाकी बच्चे और ज्यादा मोटिवेट हो जाते हैं। इसका मतलब वो बिना किसी फियर के अपने क्रश को कन्फेस कर सकते हैं। तब इको बोलती है बाकी बच्चों का तो ठीक है, पर क्या तुम्हें भी किसी को कन्फेस करना है या फिर कोई गलती माननी है जो तुम सामने नहीं बोल सकती। सभी लड़कियां पहले तो थोड़ा हिचकिचाती हैं, पर धीरे धीरे करके वो मान जाती हैं। और दरअसल तीनों ही एक ही लड़के के बारे में बात कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि वो उसे लव कन्फेस कर रहे थे, दरअसल वो इस चीज के बारे में माफी मांगना चाहते थे कि अरीसू उनके ऊपर कितनी मेहनत करता है, तब भी ये सब मिलके उसे कितना सुनाते हैं और कभी उसके रिस्पेक्ट नहीं करते। तो अगर इन्हें कन्फेस करने का मौका मिला तो ये उससे माफी मांगना चाहेंगे। अब सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा था, पर बेचारी शिनोबू की तो किस्मत ही खराब थी क्योंकि अब उसका माइक खराब हो जाता है और जब तक माइक काम नहीं करेगा तब तक वो बच्चों के पास मैसेज कैसे पहुंचाएगी। वो बेचारी तो रोने तक लग जाती है और बोलती है कि इस बार का स्पोर्ट फेस्टिवल बर्बाद नहीं होगा, चाहे मुझे चिल्ला चिल्ला के ही सबको क्यों ना बताना पड़े। तो वो खिड़की के पास जाती है और वो डिसाइड करती है कि अब वो माइक का यूज नहीं करेगी बल्कि वो चिल्ला के ही पूरे स्कूल को बताएगी। ईगो उससे मना करती है कि अगर तुम ऐसा करोगी तो तुम्हारा गला खराब हो जाएगा और क्या तुम्हें लगता है कि सब बच्चे तुम्हें सुन पाएंगे। पर तभी एंट्री होती है अरीसू की और हर बार की तरह इसके पास अभी भी एक सॉल्यूशन होता है। दरअसल ये सामाजिमे का माइक्रोफोन चुरा के आ गया और वैसे भी तुम्हें तो एक एंकर बनना है ना, तो तुम्हें उन सबको फेस करके ये बोलना चाहिए। तो ये मेगाफोन उठाओ और इस दिन को ऐतिहासिक बना दो। और शिनोबू जाके उसे हक कर लेती है। वो बता नहीं सकती थी कि वो कितनी ज्यादा खुश है। उसे तो लगा था कि सब कुछ बर्बाद हो गया, पर हर बार की तरह अरीसू ने उसे बचा लिया। और तब वो उसके कान में बोलता है कि मैं अपनी क्राइम बडी के लिए तो इतना कर ही सकता हूँ। दरअसल ऐसा ये इसीलिए बोल रहा है क्योंकि इन दोनों ने ही साथ में स्कूल के नियम तोड़े थे, जैसे कि स्कूल में चॉकलेट खाना। अब वो मेगाफोन लेके तैयार हो जाती है और अब तो बच्चे और भी ज्यादा खुश थे क्योंकि वो शिनोबू को आमने सामने देख पा रहे थे। तो ये और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका था। अब धीरे धीरे करके बच्चों की संख्या बढ़ी जा रही थी और वो बहुत सारे लोगों की प्यार कन्फेस करती है। कई लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं और कई लोग रिजेक्ट। और अब अंत नजदीक आ चुका था। तब दरवाजे के पार से किसी का मैसेज आता है और वो लड़की बोलती है कि मुझे अपना प्यार कन्फेस करना है यामाबुकी अरीसू को। अब सब कुछ अच्छा जा रहा था। तब शिनोबू आखिरी बार बाहर आती है और देती है एक मैसेज। पर इससे पहले वो मैसेज देती अरीसू सोचता है कि इस बार ये एक भी बार नहीं अटकी, वरना जब भी ये ब्रॉडकास्टिंग करती थी हर बार अटक जाती थी। लगता है अब ये नर्वस नहीं है और वो उसकी बात सुनता है अब ध्यान से। शिनोबू मैसेज देना शुरू करती है
वो बोलती है कि कोई ऐसा था जिसे 3 साल पहले मैंने धोखा दिया। दरअसल 3 साल पहले एक लड़का मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट करता था, पर मैं गायब हो गई उसकी जिंदगी से बिना बताए। मैंने उसे एक आखिरी गुड बाय भी नहीं करा। सभी बच्चे हैरान थे कि 3 साल पहले, आखिर हमारे स्कूल में ऐसा कौन है जो 3 साल पहले से ही डेट कर रहा है। पूरे स्कूल में किसी को कुछ समझ में नहीं आता सिवाय अरिसु के। तब शिनोबू कंटिन्यू करती है कि मैं 3 साल पहले भाग गई, मैंने अपना प्रॉमिस नहीं रखा, पर जब मैंने तुम्हें 3 साल बाद देखा मैं डर गई थी। मुझे लगा तुम मुझ पे गुस्सा होगे या फिर मेरी बात ही नहीं सुनना चाहोगे, पर तुम मुझे अभी भी ढूंढ रहे हो और अभी भी तुम मेरे सपने को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकते हो। तो फाइनली मैं तुमसे वो कहना चाहती हूँ जो मेरे दिल में 3 सालों से था। और अब शिनोबू अपना माइक नीचे रख देती है और वो उससे बोल देती है, अरिसु मैं तुमसे प्यार करती हूँ। पूरा स्कूल हैरान था कि आखिर ये मैसेज दिया किसने होगा, क्योंकि लड़के और लड़कियों का स्कूल तो इस बार साथ में हुआ है, तो वो लड़की अरिसु को 3 साल पहले से कैसे जानती है। और अरिसु भी सोचता है कि अपोलो हर बार स्ट्रीम एंड करने के बाद आई लव यू बोलती थी, पर वो कभी डायरेक्ट मेरे लिए नहीं होता था, पर इस बार उसने भी मुझसे बोल दिया कि वो भी मुझे पसंद करती है, तो फिर वो छुप क्यों रही है। पर अब तो बात ये थी कि वो मैसेज दिया किसने था। वो भागते हुए जाता है शिनोबू के पास और वो उसका हाथ पकड़ लेता है कि जल्दी बताओ कि वो आखिरी मैसेज किसने दिया था। पर वो शर्मा जाती है। वो बोलती है कि तुम्हारा मतलब क्या है, मैंने उसकी शक्ल नहीं देखी और ये तो बिल्कुल मत सोचना कि वो मैं थी, मैंने वो मैसेज नहीं दिया। कि अब जिस तरह से वो रिएक्ट कर रही थी उसे देख के तो ऐसा ही लग रहा था कि ये लास्ट मैसेज किसी और ने नहीं बल्कि खुद शिनोबू ने ही दिया था, क्योंकि जिस तरह से उसने वो मैसेज कहा था ऐसा लग रहा था कि ये वो खुद कहना चाहती है। और अरिसु नोटिस करता है कि उसके हाथ भी कांप रहे हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा नर्वस है। तो वो डिसाइड करता है कि वो इस बात को अभी के लिए दबा के रखेगा क्योंकि वो उस पर प्रेशर बना रहा है। तब वो उसे मोटिवेट करने के लिए बोलता है कि मुझे माफ करना, वैसे भी मैं यहाँ पर ये चीज पूछने नहीं आया था, मैं बस ये बोलने आया था कि तुमने बहुत ज्यादा अच्छा करा, पूरे स्कूल को तुम्हारा ये शो बहुत ज्यादा पसंद आया। और शिनोबू उसे फिर से हग कर लेती है। अभी उन चारों लड़कियों में से बस एक शिनोबू ही एक ऐसी है जो अरिसु की रिस्पेक्ट खुल के करती है। अब स्पोर्ट फेस्टिवल खत्म हो चुका था और फाइनली लेमन चान भी अब फ्री हो चुकी थी, पर बेचारे अरिसु को पूरे ग्राउंड के चक्कर लगाने पड़ते हैं क्योंकि उसने मेगाफोन चुराया था। पर तभी अचानक से अपोलो की स्ट्रीम चालू हो जाती है और उसमें एक मैसेज मिलता है कि मुझे ब्रॉडकास्टिंग रूम में आके मिलो। और वो बिना सोचे समझे रूम की तरफ भाग जाता है और वो देखता है एक कप को जो स्ट्रिंग के साथ लगा हुआ था और दूसरी साइड से उसे आवाज आती है अपोलो की। तब वो उससे पूछता है वो मैसेज किस लिए था और तुमने अचानक से ही कन्फेस क्यों करा। तब दूसरी साइड से अपोलो बताती है कि मैं थक चुकी हूँ, मैं 3 साल पहले बिना कुछ बोले तुम्हें छोड़ के चली गई थी और जब मैंने तुम्हें फिर से देखा मैं अपने आप को नहीं रोक पाई। मैं तुमसे बहुत कुछ कहना चाहती थी कि मैं भी तुम्हें कितना पसंद करती हूँ, पर मैं डरी हुई थी, पर अब और नहीं क्योंकि मैं अब थक चुकी हूँ छुप छुप के। तब अरिसु मजाक में ही बोल देता है अगर ऐसा है तो तुम मुझे अपनी शक्ल दिखा क्यों नहीं देती। और तब अपोलो वो बोलती है जो अरिसु ने तो बिल्कुल नहीं सोचा था कि दरअसल इसी चीज के लिए मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया था। तो क्या इसका मतलब अपोलो अब अपना रियल फेस दिखाने वाली है। और तभी एपिसोड अब हर बार की तरह रीका अपना कॉन्सर्ट कर रही होती है और इस बार उसका कॉन्सर्ट देखने के लिए पहले से भी ज्यादा लोग आए थे और वो लोग उससे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि वो गाना गाए AKB48 का, जो कि शायद रेफरेंस था AKB48 का, जो कि रियलिटी में एक बैंड है। अरिसु बोलता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो पॉपुलैरिटी के मामले में ये तो मुझे भी सरपास कर देगी, सब लोग उसे कितना पसंद कर रहे हैं। और ये देख के अरिसु को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। पर बस एक चीज थी जो अरिसु को खटक रही थी, वो ये कि रीका अपने खुद के गाने नहीं गा रही, वो बस दूसरों के गाने का कवर गा रही है। पता नहीं ये अपने गाने लिखना फिर से कब शुरू करेगी। पर तभी अरिसु की नजर पड़ती है एक अनजान लड़की पर जो कि रीका को बहुत अजीब तरीके से देख रही थी, मानो वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड है। और उसे देखने के बाद रीका गाना गाना बंद कर देती है और वो अपना कॉन्सर्ट वहीं पर खत्म कर देती है। अब अरिसु इतना तो समझ चुका था कि रीका ने अपना कॉन्सर्ट इस लड़की की वजह से बंद करा है, तो वो उसके पीछे जाता है उससे पूछने के लिए कि आखिर वो है कौन। पर वो लड़की उसे ऐसे इग्नोर कर रही थी मानो अरिसु वहाँ पर है ही नहीं। अब तो बात उसकी ईगो पे आ चुकी थी, तो वो उसका पीछा करते रहता है और तरह तरह की चीजें करता है उसका ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। और फाइनली जब वो अपने मुंह के पास बलून फोड़ने वाला था तब वो लड़की उसे रोक देती है और बोलती है कि ठीक है मैं तुम्हारी बात सुन लूंगी, अब ऐसी हरकतें करना बंद करो। तब अरिसु बोलता है कि मैं तो बस मेक श्योर कर रहा था कि मैं मरा नहीं हूँ, क्योंकि आज से पहले कभी नहीं हुआ कि किसी ने यामाबुकी अरिसु को इग्नोर करा हो। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं एक भूत बन चुका हूँ जिसे कोई नहीं देख सकता। तब वो लड़की बताती है कि मैं तुम्हें इग्नोर इसलिए नहीं कर रही थी कि मैं तुम्हें देख नहीं सकती, मैं तुम्हें इग्नोर इसीलिए कर रही थी क्योंकि तुम बहुत ज्यादा अनोइंग हो। पर वो उसकी बात काटते हुए बोलता है कि वैसे भी
मैं इसके बारे में बात करने नहीं आया। मैंने देखा कि तुम किस तरह रिका को देख रही थी, वो इतना अच्छा तो गा रही थी, तुम इतनी डिसअपॉइंटेड क्यों थी उससे। तब वो बोलती है कि इससे फर्क नहीं पड़ता वो कितना भी अच्छा क्यों ना गाए, वो गाना उसका नहीं है, कल को कोई दूसरी लड़की आके भी वो गाना गा सकती है और लोग उसे 1 मिनट में ही भूल जाएंगे। बस अच्छा गाना गाने से कुछ नहीं होता। वो इंडस्ट्री में कैसे सरवाइव करेगी जब वो खुद के गाने नहीं लिख सकती। हालांकि वो पहले ऐसी नहीं थी, पहले वो बस खुद के ही गाने लिखा करती थी और उन्हें ही गाती थी। तब अरिसु समझ जाता है और वो बोलता है क्या तुम दोनों दोस्त हो, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि तुम उसे बहुत अच्छे से जानती हो। और तब वो लड़की आगे बताने से मना कर देती है। वो बोलती है कि तुम कोई नहीं होते मेरे बारे में पूछने वाले, तो यहाँ से निकल जाओ। पर वो उसका पीछा नहीं छोड़ता और अब सीन कट होता है कैरियोके की तरफ, जहाँ पर रिका गाना लिखने की कोशिश कर रही थी पर उसके दिमाग में तो कुछ आता ही नहीं। वो बोलती है कि पहले गाना लिखना कितना आसान हुआ करता था, मुझे ये छोड़ना नहीं चाहिए था। और तभी वहाँ पर आ जाता है अरिसु। रिका बोलती है कि तुम इधर आए कैसे, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यही मिलूंगी। तब वो बोलता है कि तुम्हारी पुरानी दोस्त ने बताया, उसने मुझे बताया था कि तुम अक्सर इधर आया करती हो। और वो हैरान होकर बोलती है कि क्या तुम आइको को जानते हो। दरअसल यहाँ पर अरिसु ने उसे ट्रिक कर दिया। वो बोलता है कि मुझे उसका नाम नहीं पता था, थैंक्स मुझे बताने के लिए, अगर मैं तुमसे डायरेक्टली पूछता तो तुम कभी नहीं बताती। और तब वो बोलता है हाँ मैं उसे नहीं जानता, पर मैंने उससे बात जरूर करी थी और वो तुम्हारा कॉन्सर्ट देख के बहुत ज्यादा बोर हो चुकी है और मैं तुम्हारा एक्सप्रेशन देख के बता सकता हूँ कि उसने आगे क्या बोला होगा। आइको को ये चीज पसंद नहीं कि तुम पॉपुलर सॉन्ग का कवर गाती हो, वो चाहती है कि तुम अपने गाने लिखो पहले की तरह। तो क्या तुम मुझे बता सकती हो कि आखिर तुम अपने खुद के गाने क्यों नहीं गाना चाहती, तुम स्कूल में वैसे ही पॉपुलर हो, लोग तो तुम्हें वैसे ही पसंद कर ही लेंगे। तब रिका बोलती है कि तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुम्हें अपने एम्बैरेसिंग चीज बताऊंगी, पर हाँ अगर तुम मेरे साथ एक कंपटीशन करो और मुझे उसमें हरा दो तो शायद मैं तुम्हें ये सीक्रेट बता दूं। तो चलो करते हैं एक कैरियोके बैटल, जिसका स्कोर सबसे ज्यादा होगा वो जीत जाएगा। अरिसु बोलता है कि तुम मुझसे ज्यादा बेहतर सिंगर हो, पर एक यामाबुकी कभी भी पीछे नहीं हटता, तो मैं इस चैलेंज के लिए तैयार हूँ। पर उसकी भी एक शर्त होती है कि वो गाना गाते समय डांस भी करेगी। दरअसल ये भी अरिसु की एक चाल ही थी, क्योंकि उसे पता था कि ऐसा करने के बाद वो नर्वस हो जाएगी और जब वो नर्वस होती है उससे गाना नहीं गाया जाता और वो ये मैच जीत जाएगा। हालांकि शुरू में तो वो नर्वस होती है और उससे बिल्कुल भी गाना नहीं गाया जा रहा होता और ये बात रिका भी देख सकती थी। फिर पता नहीं अचानक से उसे क्या होता है, वो अरिसु के सामने बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाती और फाइनली वो गाना गा देती है, वो भी डांस के साथ। शायद इसीलिए क्योंकि अरिसु के सामने वो कंफर्टेबल है। अब तो अरिसु को कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में शर्त ये लगी है अगर अरिसु जीता तो रिका उसे अपना सीक्रेट बता देगी, पर अगर रिका जीत गई तो वो अरिसु से कुछ भी करवा सकती है। हालांकि उसको इसकी परवाह नहीं है, पर वो अपना बस एक लास्ट चांस खो देगा उसका सीक्रेट जानने का, तो उसे कुछ ना कुछ करके ही जीतना होगा ही। और गाना खत्म होने के बाद रिका को मिलते हैं 95.9%। तो इसका मतलब अगर अरिसु को इसे हराना है उसको इससे ज्यादा स्कोर करना होगा। और वो गाना गाता है अ बस वोंट टेक अस टू द मून, जो कि हग नोट्स का गाना था। और ये देख के वो हैरान हो जाती है कि आखिर इसने यही गाना क्यों चुना, और अरिसु गाना गाने लग जाता है। पर इतना अच्छा गाने के बाद भी उसे बस 75% ही मिलते हैं। वो तो मानने के लिए तैयार था ही नहीं। वो बोलता है कि ये मशीन खराब हो चुकी है, एक यामाबुकी आखिर कैसे हार सकता है। वो उससे पूछती है कि तुमने यही गाना क्यों चुना। फिर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो आइको से पूछ रहा होता है कि तुमने ये हग नोट्स की टी शर्ट क्यों पहन रखी है। तब आइको बताती है ये मेरे पास बहुत पहले से ही पड़ी हुई थी। दरअसल रिका उस बैंड की बहुत बड़ी फैन थी और इसी सेम बैंड की फैन थी अपोलो। अपोलो कई बार बता चुकी है कि उसे हग नोट्स कितना पसंद है। अब उसे लगने लग जाता है कि पक्का रिका ही है अपोलो, क्योंकि दोनों की पसंद कितनी सेम है और आवाज तो सेम है ही। और तब रिका बोलती है चलो ठीक है, मैं तुम्हें अपना सीक्रेट बता दूंगी कि मैं अपने ओरिजिनल गाने क्यों नहीं गाती। और अरिसु हैरान था। वो बोलता है कि तुम मुझे क्यों बता रही हो, मैं तो बैट हार चुका हूँ ना। तब वो बोलती है कि हमारी शर्त ये नहीं लगी थी कि कौन ज्यादा स्कोर करेगा, शर्त ये थी कि जो ज्यादा अच्छा होगा वो जीत जाएगा। और अगर गाने की बात करा जाए तो तुमने मुझसे बेटर गाना चुना है जो कि मेरा फेवरेट है, तो ये जीत तुम्हारी हुई। स्कोर्स मैटर नहीं करते, तुम्हारा सॉन्ग ज्यादा बेटर था। और अरिसु बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि फाइनली एक यामाबुकी के नाम पे फिर से हार का धब्बा नहीं लगा, वो जीत चुका है। तब वो बोलती है कि मैं पहले अपने ओरिजिनल गाने ही गाया करती थी, पर मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि अब मैं बाकियों के सामने गाने से डरती हूँ। तब अरिसु पूछता है तो बताओ तो ऐसा हुआ क्या था। तब वो बोलती है कि कवर गाना बहुत ज्यादा आसान होता है क्योंकि लोग उस गाने को पहले से ही पसंद करते हैं, पर जब मैं अपना ओरिजिनल गाना गाती हूँ तब वो मुझे जज करने लग जाते हैं और मुझे डर रहता है क्या पता उन्हें लिरिक्स पसंद ना आए और वो मुझे सुने ही ना, क्योंकि मैं उनका फेवरेट गाना नहीं गा रही।
और दरअसल उस टाइम पे कोई मेरा खास था जिसने मुझसे कहा था कि मैं कभी अच्छी सिंगर नहीं बन सकती, और मानो उस दिन के बाद से मैं इसको एक ट्रॉमा की तरह देखने लग गई। मैं जब भी अपने गाने गाती मुझे डर लगता कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तब अरिसु बताता है कि मैं समझ सकता हूँ, मैं यामाबू की फैमिली का सबसे बड़ा बेटा हूँ, तो मेरे घर वाले मुझे फोर्स करते हैं कि मैं स्पीच दूं और सबसे परफेक्ट ही रहूं। तो मुझे बचपन से ही ऐसी सिचुएशन में डाल दिया गया कि मैं कई लोगों के सामने बोल सकूं। शुरू में तो मुझे बहुत डर लगता था कि सब बस मुझे ही देख रहे हैं, पर धीरे धीरे करके ही सही मुझ में कॉन्फिडेंस आ गया। और तब वो रिका से बोलता है कि तुम गाना इसलिए नहीं लिख पा रही क्योंकि तुम गाना ये सोच के लिख रही हो कि लोग क्या सोचेंगे, और ये बिल्कुल भी सही चीज नहीं है। तो क्या होगा अगर तुम अपने पुराने लिखे हुए गाने गाओ। और वो उससे बोलता है कल मुझे टॉप रूफ पे मिलना, मैं ऑडियंस लेके वहाँ पहुँच जाऊंगा और तुम्हें वो गाना गाना ही होगा। और ये अरिसु उससे रिक्वेस्ट नहीं कर रहा था, वो उसे ऑर्डर दे रहा था। वैसे भी ये अपने आप को उन चारों का मैनेजर तो समझता ही है, और वैसे ये है भी, तो रीका उसे मना नहीं कर पाती। अब अगले दिन वो टॉप रूफ में जाने लग जाती है, पर रीका सोच रही होती है कि तुम्हें पता है कि मैं कितना ज्यादा नर्वस हूँ, कि मैंने तुम्हें अपना सीक्रेट बता दिया कि मैं लोगों के सामने गाना क्यों नहीं गाना चाहती, पर फिर भी तुम मुझे फोर्स कर रहे हो कि मैं सबके सामने गाना गाऊं। मुझे लगा तुम मुझे समझ सकते हो, इसीलिए मैंने तुम्हें अपना राज बताया, पर अब तुम मुझे फोर्स कर रहे हो वही चीज करने के लिए जो मुझे नहीं करनी थी। मुझे लगा तुम मेरे अच्छे दोस्त हो, तुम मुझे समझ सकते हो, पर शायद मैं गलत थी। तुम्हें मेरी फीलिंग्स की कोई कदर नहीं है। तुम्हारे लिए ये सब करना बहुत ज्यादा आसान है क्योंकि तुम परफेक्ट हो या ना हो, तुम में कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा है, पर मुझ जैसी लड़की के लिए ये बहुत मुश्किल है। क्या सच में तुम मेरी फीलिंग्स समझ भी सकते हो या फिर नहीं? कहीं तुम उसी लड़के की तरह तो नहीं? दरअसल ये उस लड़के की बात कर रही है जिसने इसे पहले बोला था कि ये अच्छी सिंगर नहीं बन सकती। अब वो बहुत ज्यादा नर्वस थी, उसकी हार्ट बीट फास्ट हो चुकी थी क्योंकि अब वो पूरे स्कूल के सामने अपना ओरिजिनल गाना गाने वाली थी। पर जैसे ही वो अपना दरवाजा खोलती है वो देखती है कि सामने बाकी 3 लड़कियां खड़ी होती हैं। उसकी सबसे करीबी दोस्त वो हैरान होती है कि तुम तीनों यहाँ क्या कर रहे हो और बाकी लोग कहाँ हैं? अरिसु ने कहा था कि वो यहाँ पर ऑडियंस लेके आएगा। तब अरिसु बोलता है कि यही है तुम्हारी ऑडियंस। क्या तुम्हें सच में लगा कि मैं इतना ज्यादा क्रूएल हूँगा? मुझे पता है कि तुम बहुत ज्यादा नर्वस हो, और अगर मैं पूरे स्कूल को यहाँ पर लेके आ जाता तो मानो वो ऐसा होता कि मैं तुम्हें वीडियो के सामने फेंक रहा हूँ। मैंने ये कभी नहीं कहा कि मैं पूरे स्कूल को यहाँ पर लेके आऊंगा। मैंने कहा था मैं तुम्हें दूंगा ऑडियंस जिनके सामने तुम अपना ओरिजिनल गाना गा सको। तो यही 3 है तुम्हारी ऑडियंस, ये तुम्हें बिल्कुल जज नहीं करेंगी। अब रीका गाना गाना शुरू कर देती है और वो देखते हैं कि ये तीनों कितने ज्यादा सपोर्टिव हैं, यहाँ तक कि वो उसके नाम का पोस्टर भी लेके आए थे। और उसका गाना सुन के तो नैने रोने तक लग जाती है। हालांकि वो गाना इतना इमोशनल था भी नहीं। वो तीनों रीका को उसका कॉन्फिडेंस वापस दिलाने में मदद कर रहे थे और फाइनली वो खुल के अपना गाना गा सकती थी अपने दोस्तों के सामने। अब हमें दिखाया जाता है अगले दिन का सीन, जहाँ पर वो इन चारों को लेके आता है शॉपिंग करने के लिए। वो बोलता है कि मुझे अपनी छोटी बहन के लिए जूते खरीदने हैं, तो मैं तुम्हें यहाँ पर लेके आया हूँ। तब नैने भड़क जाती है कि अगर तुम्हें अपनी छोटी बहन के लिए सामान खरीदना है तो तुम उसे लेके आते, हमें यहाँ पर क्यों लेके आए हो? तब वो उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि स्पोर्ट्स डे के बाद से हमने इतना टाइम साथ में स्पेंड नहीं करा और ये एज अ टीम अच्छी बात नहीं है, तो हम सब यहाँ पर शॉपिंग कर सकते हैं और पैसों की चिंता मत करना, वो मैं दूंगा। और बस इतना ही सुनना इनका काफी था और चारों लड़कियां अलग अलग दिशा में चली जाती हैं। हालांकि उसका मेन मोटिव तो ये था कि वो साथ में टाइम स्पेंड कर सके। पर तब शिनोबू आके बोलती है कि मुझे वैसे भी नए कपड़े चाहिए ही थे, तो क्या तुम मेरे साथ चल सकते हो? और अरिसु मान जाता है। अब वो उसे तरह तरह के कपड़े पहन के दिखाती है और वो उसकी पूरी जी जान से मदद कर रहा होता है कि उस पर कौन सी ड्रेस अच्छी लगेगी और कौन सी उसे पूरी तरह अवॉइड करनी चाहिए। पर वो एक पैटर्न नोटिस करता है, उसने उसे जितनी भी ड्रेस दिखाई वो सारी व्हाइट थी। तो वो शिनोबू से पूछता है तुम बस व्हाइट कपड़े क्यों देख रही हो, स्टोर में तो इतने सारे कपड़े हैं। तब वो बताती है कि उसे व्हाइट कलर बहुत ज्यादा पसंद है, इसीलिए उसे व्हाइट कपड़े पहनना भी बहुत ज्यादा पसंद है। और फिर से यही सेम चीज बोली थी अपोलो ने। अपोलो को भी व्हाइट कलर बहुत ज्यादा पसंद था। बेचारा सोच रहा था कि रीका ही होगी अपोलो, पर अब शिनोबू ने ये कह के और कंफ्यूजन बढ़ा दी है। तो इसका मतलब अब ज्यादा चांसेस हैं कि शिनोबू और रीका इन दोनों में से ही कोई हो सकता है अपोलो। पर वो इससे ज्यादा सोच पाता, बीच में आ जाती है इको और वो उसे पकड़ के लेके जाती है कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। दरअसल उसे क्रेन मशीन से एक सॉफ्ट टॉय चाहिए था जो वो बिल्कुल नहीं निकाल पा रही थी, पर अरिसु तो परफेक्ट है तो वो एक ही बारी में निकाल देता है और वो उसे पकड़ते ही टाइट से हग कर लेती है। अरिसु पूछता है कि तुम ये क्या कर रही हो? तब वो बताती है कि मैं चाहती हूँ कि मेरी सेंट टेडी के अंदर आ जाए, क्योंकि ऐसा करने से ये टेडी अनफेमिलियर नहीं लगेगा। और अब ये भी एक बड़ी मुसीबत थी क्योंकि ठीक सेम चीज करा करती थी अपोलो। तो अब इसका मतलब बस 3 लोग हैं
जो अपोलो हो सकते हैं, ईको, शिनोबू और रिका। अब वो ये सोचते सोचते जा ही रहा होता है, उसे बुला लेती है नेने और वो उसके लिए लाती है ताकोयाकी, वो भी मेंताई मेयो के साथ। और अब तो उसका पूरा दिमाग खराब हो ही चुका था, क्योंकि यही सेम डिश पसंद थी अपोलो को। अब ये साथ में खाने लग जाते हैं और वो अपने दिमाग में सोच रहा होता है कि शुरू में उसे लगा था कि उसे पता चल गया कि अपोलो कौन है, पर फिर से इन चारों में ही वो खूबियां हैं जो अपोलो में हुआ करती थी। तो इसका मतलब मैं फिर से वहीं आ चुका हूँ जहाँ से मैंने शुरुआत करी थी। मैं फिर से कंफ्यूज हूँ कि आखिर अपोलो है तो है कौन। तब वो उससे पूछता है कि आखिर रिका है किधर, वो तो मुझे बड़े टाइम से नहीं दिखी। तब नैने रिवील करती है कि वो तो बतख देखने गई है नियर लेक में। और ये सुन के वो वहाँ से उठ जाता है। वो उससे बोलता है कि हमें साथ में टाइम स्पेंड करना था, वो मॉल से बाहर क्यों चली गई, मैं उसे पकड़ के लाता हूँ, तुम तीनों यहीं रहना। अब वो इन चारों को पकड़ के कैरियोके लेके जाता है ताकि ये साथ में टाइम स्पेंड कर सके। तब रिका उसे थोड़ा टीज करने के लिए बोलती है कि तुम हम सबको कैरियोके फिर से लेके आ गए, लगता है तुम्हें हमारी पहली डेट को ज्यादा ही पसंद आ गई। और ये सुन के ये सब हैरान हो जाते हैं कि ये दोनों डेट पे गए थे और वो तीनों ही इसको ताने देने लग जाते हैं कि आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसे लड़के हो। तब वो तीनों को समझाने की कोशिश करता है ऐसा कुछ नहीं है, रिका बस तुम तीनों की टांग खींच रही है। अब कैरियोके में फिर से वो हग नोट्स का एक गाना चलाती है और वो बोलती है कि ये मेरा फेवरेट बैंड है, तो क्यों ना हम सब मिलके फिर से इसी के गाने गाएं। और अब वो पूरी तरह से शांत हो चुका था। अब वो अपने दिमाग में कैलकुलेशन करने की कोशिश करता है कि जापान में कई लोग ऐसे हैं जिन्हें व्हाइट कलर पसंद है और ऐसे भी जो अपने टॉयज में अपनी सेंट डालना पसंद करते हैं, और ऐसे तो कई मिल जाएंगे जिन्हें ताकोयाकी पसंद है, पर किसी ऐसे बैंड को पसंद करना जो उतना पॉपुलर ना हो और वो पहले ही टूट चुका है। क्या रिका मुझे कुछ मैसेज देने की कोशिश कर रही है? मानो इनडायरेक्टली रिका खुद बताना चाहती है कि वही है अपोलो, पर क्या सच है और क्या नहीं वो बस इन चारों को ही पता है। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म। अब अरीसू ब्रॉडकास्ट रूम में आता है और वो सभी को गुड मॉर्निंग बोलता है। तीनों लड़कियां तो हर बार की तरह खुश थीं, पर नेने का मूड कुछ ऑफ लग रहा था और वो अरीसू के गुड मॉर्निंग का भी रिप्लाई नहीं करती। अरीसू उससे जाके पूछता है कि मैंने तुम्हें गुड मॉर्निंग बोला, क्या तुम्हें भी मुझे गुड मॉर्निंग नहीं बोलना चाहिए? पर वो कुछ भी जवाब नहीं देती। और फिर से अगर ये कोई और एनिमे होता तो हमारा मेन कैरेक्टर उस लड़की के पीछे पड़ जाता ये जानने के लिए कि आखिर उसे हुआ क्या है। पर अरीसू अलग है, तो वो नैने की तरफ पीट करके बाकियों से बात करने लग जाता है, क्योंकि अगर नैने को खुद बात नहीं करनी तो वो उसके पीछे तो बिल्कुल नहीं पड़ने वाला। उसके पास ऐसी फालतू चीजों के लिए टाइम नहीं है। और ऐसा होने के बाद नैने उठती है और उसके सर पे टेडी मार देती है और वो बोलती है कि आखिर कैसे दोस्त हो तुम, मुझे कोई चीज परेशान कर रही है, मैं अकेले बैठी हुई हूँ, क्या तुम में इतनी भी तमीज नहीं कि तुम मुझसे आके पूछ सको कि मुझे क्या हुआ है और मैं इतनी शांत क्यों हूँ? तब अरीसू बोलता है मुझे माफ करना, मैंने सोचा कि तुम मुझसे वो शेयर नहीं करना चाहती, पर अगर तुम्हें बात करनी ही है तो तुम अब कर सकती हो। आखिर ऐसी कौन सी चीज है जो तुम्हें परेशान कर रही है? पर अब वो बताने से मना कर देती है कि भला मैं तुम्हें क्यों बताऊं, तुम होते कौन है ये जानने वाले, और वो उसे चिढ़ा के भाग जाती है। अरीसू को तो कुछ समझ में नहीं आता कि अभी इधर हुआ तो हुआ क्या। तब शिनोबू बताती है कि वो कुछ टाइम से बहुत परेशान है, ऐसा तब से हुआ है जब से उसने थिएटर को ज्वाइन करा है। अब ये सुन के वो और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि तुम्हारा मतलब क्या है, उसने थिएटर ज्वाइन कर लिया, मुझे तो लगा उसे वॉइस आर्टिस्ट बनना था। तब रिका बताती है कि तुम्हारी बात सही है, पर वो एक्टिंग भी इसीलिए कर रही है ताकि वो अपनी वॉइस एक्टिंग सही कर सके, पर सच में वो एक्टिंग में बहुत ज्यादा बुरी है और ये बात तुमसे अच्छा कोई नहीं जानता। तब अरीसू बोलता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि वो ये सब कर रही है, मुझे तो लगा था कि उसको लोगों के साथ रहना अच्छा नहीं लगता। तब इको बोलती है कि ऐसा नहीं है, नैने बस उन लोगों को पसंद नहीं करती जो उसे पसंद नहीं करता, वरना वो बाकियों के साथ घुल मिल जाती है। तो अरीसू डिसाइड करता है कि वो उसका पीछा करेगा थिएटर क्लब तक, ताकि वो देख सके कि ऐसी कौन सी चीज है जो उसे परेशान कर रही है। और थिएटर क्लब में हमें दिखाया जाता है कि कुछ बच्चे एक्टिंग की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और वहाँ पर लोग बात कर रहे थे कि किस तरह ओइजुमी ने तो कमाल ही कर दिया, वो हर बार की तरह बहुत अच्छी एक्टिंग कर रही थी, पता नहीं वो इतनी मोटिवेशन लाती कहाँ से है। तब उन तीन लड़कियों में से एक लड़की बोलती है कि वो इतनी मेहनत इसीलिए कर रही है ताकि वो एक अच्छी एक्टर बन सके और बाद में एक बड़े सेलिब्रिटी से शादी कर सके, ताकि वो उसके सारे पैसे ले ले। तो देखा जाए ये सब वो बस पैसों के लिए ही कर रही है और उसकी एक्टिंग में मदद कर रही होती है नैने। तो इसमें ओइजुमी एक ऐसे लड़के का रोल प्ले कर रही थी जिसने अपनी गर्लफ्रेंड पे चीट कर दिया, जो अब अपनी गर्लफ्रेंड से भीख मांग रहा है कि वो उसे माफ कर दे। और अब लाइन आने वाली थी नैने की और वो उसे क्यूटली बोलती है ठीक है, मैंने तुम्हें माफ कर दिया, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। और ये सुन के तो ओइजुमी पीछे गिर जाती है। वो बोलती है क्या नैने तुमने स्क्रिप्ट पढ़ी भी है या फिर नहीं, क्योंकि अगर तुमने पढ़ी है तो तुम्हें मुझे आई लव यू तो बोलना था, पर इतनी क्यूटली नहीं, याद है ना कि मैंने तुम पे चीट करा है। फिर वो उसे पूरी कहानी फिर से समझाती है कि मैं उस आदमी का रोल प्ले कर रही हूँ जिसने तुम पे चीट करा है,
किसी और लड़की के लिए, पर समय के साथ मुझे रियलाइज हो जाएगा कि मैंने जो करा वो गलत करा और इसीलिए मैं तुमसे भीख मांगूंगी माफी के लिए और आखिर में तुम मुझे माफ कर भी दोगी। पर उस माफी के पीछे बस प्यार नहीं, गुस्सा भी होनी चाहिए और थोड़ी सी नफरत भी। तो तुम्हें एक्टिंग भी उसी तरह करनी थी, पर तुम तो इतनी क्यूटली आई लव यू बोल रही हो कि मानो ये कोई रोम कॉम एनिमे का एपिसोड चल रहा हो। तब ओइज़ुमी उसे बताती है कि तुम्हारी एक्टिंग के पीछे कोई भी एक्सप्रेशन नहीं है, तुम्हारी एक्टिंग में दर्द होना चाहिए, तभी ऑडियंस को मजा आएगा। और वो उसे पता नहीं कितने ही लेक्चर देने लग जाती है जो नैने को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। तो अब ये सब फिर से रिहर्सल करने लग जाते हैं और इस बार नैने अपने एक्सप्रेशन को बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी और वो फिर से बोलती है आई लव यू और उसके एक्सप्रेशन इतने गंदे थे कि ओइज़ुमी को तो ये लगने लग जाता है कि उसे वॉशरूम जाना है और वो उससे बोल देती है कि पहले तुम वॉशरूम से होके आ सकती हो, हमें कोई इतनी भी जल्दी नहीं है। और अरीसू देख सकता था कि उसकी हालत कितनी ज्यादा खराब हो रखी है, उससे तो एक्टिंग हो ही नहीं रही। अब ये सब फिर से ब्रॉडकास्टिंग रूम में आ जाते हैं, पर एक एक करके सब निकल जाते हैं ताकि वो उसको थोड़ा टाइम दे सके। और वो अकेले बैठ के ओइज़ुमी को गालियां दे रही थी कि आखिर वो अपने आप को समझती क्या है, मैं उस चीज की एक्टिंग कैसे करूँ जो मेरे साथ कभी हुआ ही नहीं है, उसके लिए ये बोलना बहुत ज्यादा आसान है। पर अब अरीसू आ जाता है और वो उसे बताता है कि उसने सब कुछ देखा जो उस थिएटर में हुआ था। तब वो नैने के पास आता है और बोलता है कि मुझे बड़े टाइम से तुमसे एक बात कहनी थी। नैने को लगता है कहीं ये मुझे प्रपोज करने तो नहीं आ गया, तो वो थोड़ा ब्लश कर रही होती है, पर वो उससे बोल देता है जो तुमने ये सर में पहन रखा है क्या ये बीटल को रिप्रेजेंट करता है, मेरा मतलब क्या तुम कोई बीटल की तरह लगने की कोशिश कर रही हो। और ये सुन के तो नैने का पूरा ही मूड खराब हो जाता है, तो वो उसे उठा के पटक देती है और वो उस पे गुस्से पे चिल्लाने भी लग जाती है कि आखिर तुम अपने आप को समझते क्या हो। पर तब अरीसू बोलता है कि मुझे यही गुस्सा चाहिए उस एक्टिंग के समय, इतना ही गुस्सा जैसे तुमने मुझे पटकने से पहले 2 बार नहीं सोचा। पर वो रोने लग जाती है कि मेरे लिए ये सब करना इतना आसान नहीं होने वाला, क्योंकि जब मैं एक्टिंग करती हूँ तब मेरे दिमाग में ये सब चीजें नहीं आती। पर तब अरीसू बोलता है कि हम साथ में ट्रेनिंग करेंगे। अब अरीसू और वो बैठ के मीटिंग करने लग जाते हैं और वो बोलता है कि ओइज़ुमी तुमसे बस एक ही बात बोलती रहती है कि तुम कैरेक्टर में आओ और वैसे एक्टिंग करो, पर मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे लिए इतना आसान होने वाला है, क्योंकि तुम कोई प्रोफेशनल एक्ट्रेस नहीं हो और वो तुमसे ये उम्मीद कर रहे हैं कि तुम एक ऐसी लड़की का रोल प्ले करो जिसको चीट करा गया है। तो अगर तुम्हें बेस्ट एक्टिंग करनी है तो ये चीज तुम्हें पहले एक्सपीरियंस करनी होगी कि अगर कोई तुम पे चीट करता है तो तुम्हें कैसा महसूस होता है। और वो खड़े होकर उससे माफी मांगने लग जाता है और वो बोलता है कि माफ करना, मैं भी तुम पे चीट कर रहा था। पर नैने खड़े होके बोलती है कि ये क्या बकवास कर रहे हो, हम कौन सा डेट कर रहे थे। पर अरीसू से समझाता है हाँ मैं मानता हूँ कि हम नहीं कर रहे, पर आज से तुम्हें ये मानना होगा कि हम दोनों रिलेशनशिप में थे और मैं तुम पे चीट करूंगा और बाद में तुम्हें मुझे माफ करना होगा, बस प्यार से नहीं, थोड़े गुस्से, नफरत और प्यार के मिक्सचर के साथ। फिर नैने ध्यान से सोचती है कि अगर लॉजिकली देखा जाए तो हम दोनों ने डेट करा था, चाहे वो फेक डेट ही थी, पर फिर भी वो थी तो डेट ही ना। पर तब नैने बोलती है फिर इसमें तुम्हारी मदद करेगा कौन, क्योंकि ये चीज तो तुम अकेले नहीं कर सकते। तब पीछे से आती है इको और वो बोलती है कि इस काम में तुम्हारी मदद मैं करूंगी, क्योंकि वैसे भी मैं अरीसू से प्यार करती हूँ। और ये सुन के नैने हैरान हो जाती है कि आखिर ये क्या बकवास करी जा रही है। पर तब अरीसू से समझाता है कि अब इतना भी सीरियस मत हो जाओ, वो बस एक्टिंग की बात कर रही है। तब वो बोलती है कि ये बिल्कुल भी रियलिस्टिक नहीं है, क्योंकि मैं कभी मान ही नहीं सकती कि इको मुझे धोखा देगी। पर तब अरीसू बोलता है तुम्हें मानना ही होगा, बस तुम इमेजिन करो और जो भी गुस्सा और दर्द तुम्हारे अंदर भरा होगा वो तुम अपनी एक्टिंग में निकाल देना। और भूलो मत, तुम्हें ओइज़ुमी से रिवेंज लेना है, उसने तुम्हारा मजाक उड़ाया था कि तुम्हें एक्टिंग नहीं आती, तो ये एक ट्राई करने की कोशिश करते हैं। अब अरीसू बाहर जाके उससे माफी मांगता है कि मुझे माफ करना कि मैंने तुम पे चीट करा इको के साथ, क्या तुम मुझे फिर से माफ कर सकती हो ताकि हम अपनी जिंदगी आगे बिता सके। और वो फिर से अजीब सा मुंह बनाने लग जाती है और अरीसू भी सेम चीज वो कहता है जो ओइज़ुमी ने कही थी कि बाथरूम उस तरफ है, तुम पहले होके आ सकती हो, क्योंकि उसके एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा खराब थे। और इको और अरीसू दोनों ही कपल्स की तरह बिहेव करने लग जाते हैं। पर नैने को कुछ फर्क पड़ ही नहीं रहा था, क्योंकि मैं इमेजिन कर ही नहीं सकती कि इको कभी ऐसा करेगी। तो अब वो दोनों वहाँ से जाने लग जाते हैं और पीछे रह जाती है बस नैने। वो बोलती है कि ये सब बकवास है और वो फिर से बोलने लग जाती है कि इसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि मैं ये चीज कभी इमेजिन कर ही नहीं पाऊंगी। और इससे पहले वो अपना सेंटेंस खत्म करती, उसकी नजर पड़ती है इको पे, जिसको देख के ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो एक्टिंग कर रही है। और उसे याद आने लग जाती है उस दिन की बातें जब वो उसे किस करने का ट्राई कर रही थी। और बस इतना ही नहीं, इको ने उसे साफ बताया था कि वो अरीसू को पसंद करती है। अब वो अंदर से थोड़ा सच में घबराने लगी थी कि क्या होगा अगर एक्टिंग करते करते ये सच में बहुत ज्यादा क्लोज आ गए। तो वो डिसाइड करती है कि वो चोरी छिपे इनका पीछा करेगी, क्योंकि अरीसू का तो नहीं पता, पर इको सच में उसे पसंद करती है और वो पूरा ट्राई करेगी कि वो अरीसू का दिल जीत ले। और जब वो छुप के उन्हें पीछे से देखती है, वो दोनों गले लग रखे होते हैं और इको बोलने लग जाती है
कि अब बहुत हो चुका, अब मैं ये चीज नहीं छुपा सकती। हालांकि कब तक हम ऐसे चोरी छुपे मिलते रहेंगे, हम सबको बता क्यों नहीं देते कि हम सच में रिलेशनशिप में हैं। तब अरिसु बोलता है कि पागलों की तरह बातें मत करो, हम ये सबको नहीं बता सकते। तुम्हें पता है ना कि स्कूल के क्या रूल्स हैं, कि बच्चे डेट नहीं कर सकते। फिर तब इको बोलती है तो कब तक ऐसे हम छुप के रहेंगे, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और तुम मुझे, तो आखिर किसी तीसरे को क्या प्रॉब्लम होनी चाहिए। और ये सुन के नैने के पैर से जमीन निकलने लग जाती है। वो बोलती है तो क्या ये एक्टिंग नहीं कर रहे थे, इसका मतलब ये पूरे स्कूल को बेवकूफ बना के डेट कर रहे थे। अब नैने तो वहाँ से हिल भी नहीं पाती, मानो वो एक स्टैचू बन गई हो। उसे पता नहीं क्यों बहुत बुरा फील हो रहा था। अगर अरिसु उसकी दोस्त को डेट कर रहा था तो उसने उसे पहले क्यों नहीं बताया। पर फिर हमें रिवील होता है कि ऐसा कुछ नहीं था, वो दोनों अभी भी एक्टिंग ही कर रहे थे। इको बोलती है कि उसकी तरफ मत देखो, ऐसे ही एक्ट करो कि हमने उसे नहीं देखा। तब अरिसु बताता है कि शायद ये प्रैंक वर्क कर जाए, क्योंकि शिनोबू ने तो यही बोला था। और हमें दिखाया जाता है कि शिनोबू और रिका दोनों ही नैने को देख रहे होते हैं। और फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर ये सारा आइडिया था शिनोबू का। वो बोलती है कि अगर तुम्हें उससे नेचुरल एक्टिंग निकलवानी है तो तुम उसके सामने नहीं बल्कि पीठ पीछे डेट करो, क्योंकि अगर वो तुम्हें रंगे हाथों पकड़ लेगी तो उसकी नेचुरल एक्टिंग अपने आप बाहर निकल जाएगी। तब शिनोबू बोलती है कि मैंने जितना सोचा था हालात तो उससे ज्यादा खराब हो गए, मुझे लगा नहीं था कि इसे इतना बड़ा धक्का लगेगा। बेचारी तो हिल भी नहीं पा रही। और बस वो नहीं, खुद अरिसु और इको वो भी पत्थर बन चुके थे, क्योंकि अब उन्हें समझ में आ नहीं रहा था वो करे तो करे क्या, क्योंकि वो भी इतनी देर तक एक्टिंग नहीं कर सकते। अरिसु बोलता है मुझे तो लगा था कि वो हम दोनों को जल्दी रोक लेगी, तो मैंने आगे की स्क्रिप्ट तो लिखी ही नहीं कि हमें क्या क्या बातें करनी चाहिए। तब नैने बोलती है कि हमें रुकना नहीं चाहिए वरना उसे शक हो जाएगा। अब तब इको के दिमाग में भी वो बातें चलने लग जाती है जब नैने ने रिवील करा था कि उसने अरिसु को किस करा है। और पता नहीं क्यों उसे भी जेलसी होने लग जाती है। और उसके दिमाग में ये बात भी चलने लग जाती है जब नैने ने कहा था कि वो सभी लड़कों से नफरत करती है सिवाय अरिसु के। अब मानो सच में दोनों के बीच में कंपटीशन चल रहा था, पर वो अभी नैने से एक कदम पीछे थी, क्योंकि नैने अरिसु को किस कर चुकी है। तब वो अचानक से बोलने लग जाती है कि अरिसु मुझे तुम्हें किस करना है। और ये सुन के तो चारों के चारों हैरान थे, रिका, शिनोबू, नैने और खुद अरिसु भी। शिनोबू रिका से बोलती है कि मुझे नहीं लगा था कि मामला इतने आगे तक पहुंच जाएगा। पर अरिसु समझ जाता है कि इको कुछ और नहीं बल्कि नैने को और उकसाने की कोशिश कर रही है। पर इस बार वो गलत था, क्योंकि इको सच में उसे किस करना चाहती थी, इसके पीछे और कोई रीजन नहीं था। तब अरिसु अपने दिमाग में सोचने लग जाता है कि शायद ये मुझे फेक किस करने के लिए बोल रही है, जैसे कि हम रोमियो जूलियट के प्लेज में करा करते हैं। तो बस मुझे धीरे धीरे इसे किस करने के लिए आगे बढ़ना है और बीच में आ जाएगी नैने हमें रोकने के लिए। तो वो उसे फेक किस करने की ट्राई करता है ताकि नैने के एंगल से ऐसा लगे कि वो दोनों किस कर रहे हैं। पर इको तो कुछ ज्यादा ही क्लोज आ चुकी थी और अब टेंशन होने लगी थी अरिसु को कि आखिर ये इतनी ज्यादा क्लोज क्यों है। लगता है ये तो पूरा रोल में ही घुस गई। और नैने के साथ साथ रिका और शिनोबू की भी आत्मा निकल चुकी थी। अब वो दोनों सोच रहे थे कि हम बीच में आके इन्हें रोक दें, पर अफसोस ऐसा वो कर नहीं सकते। अब वो दोनों बहुत ज्यादा क्लोज आ चुके थे और अरिसु ने तो हार मान ही ली थी। अब उसे लगने लगा था कि शायद ये किस होके ही रहेगी, पर तभी बीच में आ जाती है नैने और वो उन दोनों को पीछे कर देती है और वो उन पे चिल्लाने लग जाती है ये बोल के कि ये सब स्कूल में करना गलत है। स्कूल में क्या, ये तो बाहर भी, प्राइवेट में भी, किसी भी जगह भी करना गलत है। और वो पागलों की तरह चिल्लाने लग जाती है। तब नैने और शिनोबू को भी एंटर करना पड़ता है और वो बोलती है कि अब इतना भी गुस्सा मत करो, ये बस एक प्रैंक था तुम्हें गुस्सा दिलाने के लिए, ताकि तुम्हारी एक्टिंग और नेचुरल हो सके। पर वो मुंह फुला के वहाँ से चली जाती है। वो बोलती है कि मुझे ये प्रैंक बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। और शिनोबू और रिका जाते हैं उसके पीछे पीछे उससे माफी मांगने के लिए। और रिका तो पूरा इल्जाम शिनोबू पे डाल देती है कि ये सारा प्लान तो इसका था, मैं तो शुरू से खिलाफ थी। अब ये सब जा चुके थे तो फिर से इको और अरिसु साथ में हो जाते हैं और वो कोल्ड ड्रिंक पीने जाने वाले थे। और वो इको की तारीफ करता है कि एंड में जो तुमने वो किस वाली ट्रिक खेली वो सच में कमाल की थी। थोड़ी देर के लिए तो मैं भी तुम्हारी एक्टिंग में फंस चुका था, मुझे तो सच में लगने लगा था कि तुम मुझे किस ही कर दोगी। अब ये बात अरिसु को नहीं पता कि वो सच में यही करने वाली थी। उस टाइम वो एक्टिंग नहीं कर रही थी। अब अरिसु उन दोनों के लिए ड्रिंक खरीदने लग जाता है और इको अभी भी थोड़ा उदास थी और वो उससे डायरेक्टली पूछ लेती है क्या तुमने कभी नैने को किस करा है। पर वो साफ मना कर देता है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, जो हमारे बीच में हुआ वो बस एक इनडायरेक्ट किस थी, हमारे बीच में कोई रियल किस नहीं हुई। और ये सुन के इको खुश हो जाती है। पर अभी भी नैने उससे एक कदम आगे थी, क्योंकि वो अरिसु को इनडायरेक्ट किस कर चुकी है, तो इको को भी उसको इनडायरेक्ट किस करना है। तो वो बोलती है क्या तुम ड्रिंक एक्सचेंज करना चाहोगे। दरअसल जिस कैन से अरिसु ने पिया था, अगर उसी कैन से इको ने भी पी लिया तो वो एक इनडायरेक्ट किस मानी जाएगी।
ठीक उसी तरह जैसे रोशिदेरे एनिमे में हुआ था। पर ये चीज उसे भारी पड़ती है क्योंकि अब उन दोनों के बीच में इंटरैक्ट किस तो हो चुकी थी, पर अब उसे अरिसु की कड़वी कॉफी पीनी पड़ेगी जो कि उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। अब फिर से वो दिन आ चुका था जब ओइजुमी और नेने प्रैक्टिस करने लग जाते हैं। अब ओइजुमी अपनी कमाल की एक्टिंग कर रही थी। वो उससे माफी मांगने लग जाती है कि मुझे माफ कर दो कि मैंने तुम पे चीट करा, पर अब मुझे रियलाइज हो चुका है कि मैं कितनी बड़ी बेवकूफ थी। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती, तो क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? मैं वादा करती हूँ कि मैं आज के बाद से ऐसा कभी नहीं करूंगी। अब सब ओइजुमी की तारीफ कर रहे होते हैं, पर साथ में वो तारीफ कर रहे होते हैं नेने की कि इस बार देखो वो कितनी आराम से उसकी बातें सुन रही है, वरना पहले तो वो अजीब से मुंह बनाया करती थी। अब फिर से ओइजुमी उससे बोलती है, क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? प्लीज बता दो कि तुम मुझे अभी भी उतना ही प्यार करती हो जितना पहले करा करती थी। अब नेने के डायलॉग तो ये थे कि हाँ, मैं अभी भी तुमसे प्यार करती हूँ, पर जब वो अपनी आंखें बंद करती है उसके दिमाग में रिवाइंड होता है वही सीन जब ईको उसे किस करने की कोशिश कर रही थी और वो अपने आंखें खोल के गुस्से में बोलती है कि मैं तुम्हारा चेहरा कभी नहीं देखना चाहती, तो यहाँ से दफा हो जाओ। अब सब लोग हैरान थे क्योंकि इसने डायलॉग तो पूरा चेंज ही कर दिया। इसका मतलब इसने फिर से गड़बड़ कर दी। एक लड़की आके बताती है कि तुम कुछ ज्यादा ही डरावनी लग रही थी, तुम्हें ऐसे एक्ट करना था मानो तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने तुम्हें चीट कर दिया हो और वो तुमसे माफी मांगने आया है और तुम्हें उसे माफ करना था, उसे डराना नहीं था। पर ओइजुमी सबको रोकती है और वो उसके लिए क्लैप करती है कि मैंने इतनी कमाल की एक्टिंग आज तक नहीं देखी। हाँ माना तुमने डायलॉग गलत बोले, पर तुम्हारे एक्सप्रेशन और डायलॉग्स सच में एक ऐसी लड़की की तरह थे जिसे चीट करा गया हो। थोड़ी देर के लिए तो मुझे खुद गिल्टी फील होने लग गया था कि मानो मैंने सच में तुम पे चीट कर दिया। बहुत ही कमाल की डिलीवरी थी तुम्हारी। और अरिसु ये सब पीछे से हंस के देख रहा होता है। अब ये दोनों ब्रॉडकास्टिंग रूम में अकेले बात कर रहे होते हैं। नैने खुश होती है कि उसने अपना बदला पूरा कर लिया, उसने अपनी एक्टिंग से प्रूव कर दिया कि वो कितना अच्छा एक्ट कर सकती है। और अरिसु भी उसकी इस बात में तारीफ करता है तो वो शर्मा जाती है। तब नैने पूरा शांत हो जाती है और वो बोलती है कि क्या होता अगर उस दिन मैं तुम्हें नहीं रोकती, क्या तुम सच में उसे किस कर लेते? तब अरिसु हंसने लग जाता है कि ऑफ कोर्स वो रुक जाती, वो बस एक्टिंग ही कर रही थी और कुछ नहीं। पर तब नैने बोलती है कि मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि अगर उसकी जगह मैं भी होती मैं भी नहीं रुकती। और तभी नैने को रियलाइज हो जाता है कि उसने क्या बोला, तो वो बात को चेंज करने के लिए उठ के वहाँ से चली जाती है और वो बोलती है कि मुझे अभी भी वो प्रैंक पसंद नहीं आया, तुमने इतना घटिया प्रैंक करके मेरी फीलिंग्स के साथ खेला है और इस चीज के लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। और वो गुस्सा होके वहाँ से भाग जाती है। अब बेचारा अरिसु परेशान हो चुका था। अब वो सोचता है कि मैंने सच में इसकी फीलिंग्स बहुत ज्यादा हर्ट कर दी, अब मुझे इसे मनाना होगा, अब भला मैं इसका मूड ठीक कैसे करूँ। तो वो उसके पीछे जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि उसको नैने पीछे से देख रही होती है और वो बिल्कुल भी गुस्से में नहीं थी और वो बोलती है कि लगता है सच में मेरी एक्टिंग कमाल की हो चुकी है, क्योंकि तुम भी मेरी एक्टिंग के जाल में फंसी गए। इसका मतलब वो बस गुस्से होने का नाटक ही कर रही थी, क्योंकि उसने उसके साथ प्रैंक करा था, तो अब वो उसे मजा चका रही है। और अब हमें दिखाया जाता है कि ईको एक बहुत बड़ा कॉन्सर्ट करती है अपने फैंस के लिए। और ये कॉन्सर्ट ये क्यों कर रही है? क्योंकि उसके हो चुके हैं 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स, जो कि बहुत बड़ी बात थी। और एक और चीज, वैसे मैं ये पहले भी कई बार बता चुका हूँ, पर वीट्यूबर्स का कॉन्सर्ट बाकियों से बहुत अलग होता है। दरअसल ये एक लाइव इवेंट होता है जहाँ पर वीट्यूबर्स अपने 3D मॉडल में कॉन्सर्ट करते हैं बिना अपना असली चेहरा दिखाए। तो इसी तरह ईको भी वही चीज कर रही थी और उसके फैंस बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि वो इतना ग्रो कर चुकी है। और वो अपने सभी फैंस को थैंक्स बोलती है उसे सपोर्ट करने के लिए। वो बताती है कि उसके लाइफ में ऐसे कितने मोमेंट आए थे जब उसे लगा कि उसे वीट्यूबिंग छोड़ देनी चाहिए, पर आपके प्यार और सपोर्ट की वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। तो इस सब का क्रेडिट जाता है आप लोगों को ही। पर ये एक सपने के अलावा और कुछ नहीं था, क्योंकि वो तो अभी भी एक नॉर्मल यूट्यूबर ही थी और अभी उसके 3 मिलियन नहीं बस 30,000 ही सब्सक्राइबर्स थे। हालांकि वो भी कम नहीं है, पर अभी वो 3 मिलियन से बहुत ही ज्यादा दूर है। पर फिर भी ईको खुश थी क्योंकि धीरे धीरे ही सही वो ग्रो कर रही है और एक ना एक दिन वो पूरे जापान की सबसे बड़ी यूट्यूबर बन जाएगी। अब ये अपनी दुनिया में खुश होती है, पर तभी ये कुछ बच्चों को बात करते हुए सुन लेती है जो आपस में बात कर रहे होते हैं कि मेरे हाथ लग चुकी है ब्लू बॉक्स की कॉन्सर्ट टिकट। और एक और बात, ब्लू बॉक्स कोई यूट्यूबर नहीं है, दरअसल ये एजेंसी है जैसे रियल लाइफ में है होलो लाइव, जिसके अंदर बहुत सारे यूट्यूबर्स काम करते हैं। खैर, तब वो लड़का आगे जारी रखता है कि ब्लू बॉक्स वही ना, जापान का सबसे बड़ा यूट्यूबर ग्रुप। तब दूसरा लड़का भी बोलता है कि तुम ब्लू बॉक्स को नहीं जानते, अरे ये वही ग्रुप है
जिसमें है जापान की सबसे बड़ी यूट्यूबर मोमोतो से आओ, जिसने हाल ही में 3 मिलियन सब्सक्राइबर क्रॉस कर लिए थे। वो सच में बहुत ज्यादा कमाल की है। अब इको इससे पहले तो बहुत ज्यादा खुश थी, पर ये सुनने के बाद वो इनसिक्योर हो जाती है। वो अपने नंबर काउंट करने की कोशिश करती है कि जिस स्पीड से उसके सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, अगर इसी स्पीड से बढ़ते रहे तो उसे 3 मिलियन करने में कितना टाइम लगेगा। और वो नंबर थे 100 साल से भी ज्यादा। तब वो सोचती है कि मेरा ड्रीम सबसे ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि रिका सिंगर बन सकती है, नैने भी वॉइस एक्टर बन ही जाएगी और सेम होगा शिनोबू के साथ भी। पर अगर मेरी बात करी जाए तो मेरा काम सबसे ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि मुझे सरपास करना पड़ेगा जापान के नंबर 1 यूट्यूबर को, जो कि इम्पॉसिबल है। अब वो थोड़ी अपसेट भी हो जाती है, क्योंकि एक एक करके सभी के ड्रीम पूरे हो जाएंगे सिवाय उसके, और एंड में अरिसु भी उसे छोड़ के चली जाएगा। तभी अरिसु और नैने वहाँ से गुजर रहे होते हैं और वो सुनते हैं उसकी आवाज। अरिसु पूछता है कि आखिर तुम्हें हुआ क्या, तुम इतनी उदास क्यों हो। पर वो उसे टैकल करती है और बोलती है कि ये सब गलती तुम्हारी है, और ये बोल के वो वहाँ से भाग जाती है। ऐसा इसने इसलिए बोला क्योंकि अरिसु ही था जिसने उसके मन में उम्मीद जगाई थी कि वो एक बेहतर यूट्यूबर बन सकती है। अब पूरे दिन में वो और कुछ कर ही नहीं पाती, वो बस उदास बैठ के स्क्रीन को देखती रहती है कि मोमोतो से आओ के इतने सब्सक्राइबर हो कैसे गए, आखिर वो ऐसा क्या कर रही है जो मैं नहीं कर पा रही। तब वो डिसाइड करती है कि वो थोड़ी रिसर्च करेगी, और वो देखती है कि वो कर रही होती है कॉन्सर्ट, और वो अपनी 3D मॉडल में डांस भी कर रही थी, जो कि सच में बहुत ज्यादा कमाल था। उसकी डांसिंग स्किल सच में कमाल की थी। पर इको ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि 3D मॉडल का यूज करना बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो सकता है। 2D और 3D मॉडल में कितना बड़ा डिफरेंस होता है ये शायद मैं पहले बता चुका हूँ। तो वो ये प्लान ड्रॉप कर देती है कि वो अभी 3D मॉडल तो अफोर्ड नहीं कर सकती, उसे कुछ और ही करना होगा। तो वो उसकी बाकी स्ट्रीम देखने लग जाती है, और वो देखती है कि मोमोतो उसे तरह तरह की चीजें कर रही थी, जैसे खाना बनाना, पियानो बजाना, एग्जाम में टॉप करना और पता नहीं क्या क्या। और ये देख के तो वो और भी ज्यादा डिप्रेस हो जाती है। वो बोलती है कि ये तो बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, ये अपनी स्ट्रीम में इतनी सारी चीजें करती है तभी लोग इसे पसंद करते हैं, पर मैं तो गेम्स और चैट के अलावा और कुछ करती ही नहीं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं इसकी बराबरी कभी नहीं कर पाऊंगी। तो वो डिसाइड करती है कि वो सेम चीज वही करेगी जो मोमोतो से आओ करती है, और पहला दिन वो स्टार्ट करती है कुकिंग से। अब उसके व्यूअर्स तो पहले से भी ज्यादा गिर चुके थे। अरिसु हैरान होता है, आखिरकार अचानक से इसे ऐसा क्या हो गया कि इसने कुकिंग स्टार्ट कर दी। वो अपनी वीडियो में ऐसी चीज करने वाली थी जो आज से पहले किसी यूट्यूबर ने नहीं करी। वो बनाने वाली थी सबसे बड़ा केक, पर वो इतनी ज्यादा नर्वस हो जाती है और वो बहुत सारी मिस्टेक्स भी कर देती है। तो फाइनली उसे स्ट्रीम एंड ही करनी पड़ती है। अब बेचारे फैंस कंफ्यूज थे कि इसने अचानक से स्ट्रीम एंड क्यों कर दी। उन्हें लगने लग जाता है ये कुछ बड़ा प्लान कर रही है। अब इनको क्या पता, वो तो बहुत ज्यादा नर्वस थी, पर वो इतनी जल्दी तो हार नहीं मानने वाली थी। तो ये तो था मंडे का दिन। अब ट्यूसडे को वो प्ले करती है एक इंस्ट्रूमेंट। वो हर दिन कुछ नया ट्राई करने की कोशिश कर रही थी, पर वो ये भी नहीं कर पाती। और फिर वेंसडे को दिखाती है वो अपने एग्जाम का रिजल्ट। हालांकि उसमें वो अच्छे स्कोर तो करती है, पर इसके लिए उसे बहुत ज्यादा पढ़ाई भी करनी पड़ी थी। और थर्सडे को वो चैलेंज रखती है कि वो तब तक गाना गाएगी जब तक उसके 3 मिलियन सब्सक्राइबर कंप्लीट नहीं हो जाते, जो कि इम्पॉसिबल ही था। और फ्राइडे को वो गिव अप ही कर देती है। उसे समझ में नहीं आ रहा होता कि वो हर दिन नए आइडिया कहाँ से लेके आए। और तभी अचानक से पीछे से आता है अरिसु, और वो उसका हाथ पकड़ लेता है। वो उससे बोलता है कि आखिर तुम्हें हो क्या गया है, तुम इतना अजीब बिहेव क्यों कर रही हो। पर वो अरिसु को नहीं बताना चाहती थी। वो बोलती है कि अगर मैं तुम्हें बताऊंगी तो तुम मुझ पे चिल्लाओगे, तुम मुझे मना करोगे ये सब चीजें करने के लिए, और अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं आओ चांग को कभी डिफीट नहीं कर पाऊंगी। अब अरिसु ने उसे पकड़ रखा था, तो उसकी पकड़ छुड़ाने के लिए वो शिनचैन का मूव ट्राई करती है। तो वो उसके कान में फूंक मार के वहाँ से भाग जाती है। पर अब अरिसु को इतना तो पता चल गया था कि इसकी परेशानी की वजह वो आओचान ही है। अब बाद में इको अकेले जा रही होती है, और वो अपने मन में सोचती है कि अगर मैंने अरिसु को बता दिया कि मैं क्या करने की कोशिश कर रही हूँ, तो वो मुझे मना कर देगा कि मुझे ऐसी पागलपंती छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि मैं कभी उसे नहीं हरा पाऊंगी। तो इस बार ये चीज मुझे अकेले ही करनी होगी। पर तभी उसके फोन में एक नोटिफिकेशन आती है, और वो होती है आओचान की स्ट्रीम की, जहाँ पर वो देखती है कि आओचान ने एक स्विम सूट पहना था। और अब ये देख के इको को समझ में आ गया था कि आज उसे क्या करना है। तो वो भी अपनी स्ट्रीम में रिवील कर देती है कि आज वो एक नई ड्रेस पहनेगी। और ये एक मिस्ट्री थी कि वो ड्रेस कैसी होने वाली है, जिससे लोगों की क्यूरियोसिटी बढ़े। यहाँ तक कि बाकी तीनों लड़कियां भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी कि आखिर नई ड्रेस कैसी होगी। पर जैसे ही वो उसकी नई ड्रेस देखते हैं, उनके पैरों से तो जमीन ही निकल जाती है, क्योंकि इको की न्यू ड्रेस होती है एक स्विम सूट। दरअसल ये भी आओचान की कॉपी ही कर रही थी, बस फर्क इतना था आओचान की ड्रेस इतनी ज्यादा रिवीलिंग नहीं थी जितनी इसकी है। और ऐसा इसने इसीलिए करा ताकि ये उसे सरपास कर सके। नैने और शिनोबू बोलते हैं कि आखिर इसे क्या हो गया, कहीं
ये पागल तो नहीं हो गई। और सच में इसके बाद तो उसके व्यूअर्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, 2000 से ऊपर की उसकी वॉचिंग आने लग जाती है। अब स्ट्रीम में सभी लोग उससे डिमांड करते हैं जंप करने के लिए, और ऐसा वो क्यों बोल रहे हैं ये बताने की मुझे जरूरत नहीं है। अब वो जंप करने लग जाती है, पर वो नोटिस करते हैं कि बीच में वो बहुत अजीब तरह से जंप कर रही है, क्योंकि जंप करते समय उसकी गर्दन भी साथ में हिल रही है। फिर हमें दिखाया जाता है ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि अरीसू ने उससे उसका टैब छीन लिया। और अरीसू बोलता है तुम ये क्या करने की कोशिश कर रही हो, तुमने वीटीएमिंग इसलिए स्टार्ट नहीं करी थी। परी को उसे समझाने की कोशिश करती है कि अगर मैंने ऐसा नहीं करा तो मैं आओ चान को कभी भी सरपास नहीं कर पाऊंगी। अब वो सीढ़ी से नीचे गिरने वाली थी, पर वो उसे पकड़ लेता है। ये एक मेटाफोर की तरह भी था कि अरीसू ने उसे गिरने से बचा लिया, और अरीसू से बोलता है कि तुम्हें बड़ा वीट्यूबर बनने के लिए ये सब करने की जरूरत नहीं है, वो तुम वैसे भी बन जाओगी। ईको को लगता है कि ये बस झूठ बोल रहा है उसका दिल रखने के लिए, पर अरीसू बताता है कि एक यामाबुकी कभी झूठ नहीं बोलता और ये बात तुम्हें पता है। और वो बोलता है कि तुम उस मोमोतोसे से कम नहीं हो, हम दोनों मिलके उसे हरा देंगे, बस मुझ पे भरोसा रखो। तब ईको बोलती है कि पर हम उसे हराएंगे तो हराएंगे कैसे, वो हर चीज में मुझसे ज्यादा बेहतर है। पर अरीसू समझाता है कि ऐसा नहीं है, तुम्हारी वॉइस उससे कई गुना ज्यादा अच्छी है, और एक यूट्यूबर के लिए सबसे बड़ा हथियार है उसकी आवाज। अगर मैं अपना ओपिनियन दूं, तुम्हारी आवाज इतनी ज्यादा सॉफ्ट और एंजेलिक है कि मैं तो ये पूरे दिन भर सुन सकता हूँ। अब ये सुन के उसे बहुत ज्यादा शर्म आने लग जाती है, और वो उसे बोलती है कि अब मुझे चने के झाड़ पे चढ़ाना बंद करो। तब वो उसे बताता है कि हाँ, सबसे जरूरी तुम्हारी वॉइस ही है, पर वो वॉइस भी किसी काम की नहीं आएगी अगर तुम्हारे चैनल पे रीच ही नहीं है। तो कैसा रहेगा अगर तुम बड़े यूट्यूबर्स के साथ कोलैब करो, क्योंकि अगर तुम उनके साथ कोलैब करोगी तो उनके फैंस तुम्हें जान पाएंगे और वो तुम्हें जरूर देखेंगे। तब वो बताता भी है कि मैंने एक यूट्यूबर को अप्रोच करा भी है जिसके 1,50,000 सब्सक्राइबर्स हैं। मैंने उससे रिक्वेस्ट करी है कि वो तुम्हारे साथ कोलैब करे। वो एक इवेंट करवा रही है जिसमें हमें एक हॉरर गेम को कंप्लीट करना है कम से कम समय में, तो हमारे पास 1 हफ्ता है। हम उस गेम की अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और उस कंपटीशन में हम कमाल करके दिखा देंगे। अब 1 हफ्ते तक ये बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं, और अब फाइनली वो दिन आ चुका था जब इसने उस कंपटीशन में पार्ट ले लिया था। तो ये थी एक ज़ॉम्बी गेम, पर इतनी प्रैक्टिस करने के बाद भी ईको एक बच्चे की तरह डरने लग जाती है जब भी ज़ॉम्बी स्क्रीन पे आते हैं, और वो तो खेल ही नहीं पाती, वो बार बार बच्चों की तरह डरे जा रही थी। और यहाँ तक वो ये भी बोल देती है कि अगर मैंने अभी थोड़ी देर इसे और खेला तो मैं अपनी पैंट गीली कर दूंगी, और ये इसकी बहुत बड़ी गलती थी। ऐसा क्यों, ये आगे पता चलेगा। अब बाकी लोग भी उसकी स्ट्रीम देख रहे थे। वो बोलते हैं कि अरीसू ने इसे हॉरर गेम खेलने के लिए क्यों कहा, क्या वो जानता नहीं कि इसे हॉरर गेम से कितना डर लगता है। अब बेचारी को स्ट्रीम एंड करनी ही होती है क्योंकि उसने पूरी स्ट्रीम का सत्यानाश कर दिया था। अब वो फिर से बहुत ज्यादा उदास हो जाती है, और वो बोलती है कि तुम मेरे लिए इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी लेके आए थे पर मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। पर तब अरीसू से समझाता है, तुम्हें याद है कि मैंने तुमसे पहले क्या कहा था कि फेमस होने के लिए तुम्हें परफेक्ट होने की नहीं बल्कि रियल होने की जरूरत है। और देखो मेरी बात सच हो गई। और वो उसे दिखाता है कि वो क्लिप जिसमें वो भूतों से डर रही थी उसमें बहुत ज्यादा व्यूज आ चुके हैं, और वो वीडियो वायरल जा चुकी है क्योंकि अलग अलग लोग उसे सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हैं। तब वो हैरान होकर बोलती है कि जरा मुझे तो दिखाओ वो क्या पोस्ट कर रहे हैं। तब वो दिखाता है कि लोग उसके बारे में ऑनलाइन कैसी बातें कर रहे हैं। उन सबको इसका रिएक्शन बहुत ज्यादा क्यूट और फनी लगता है कि किस तरह ये भूतों से डर रही थी। पर फिर वो बोलती है मुझे वो क्लिप्स तो दिखाओ जो लोगों ने पोस्ट करी है, और वो उसे एक क्लिप का थंबनेल दिखाता है, और उसके थंबनेल में लिखा होता है कि एक यूट्यूबर ने अपनी पैंट गीली कर दी एक हॉरर गेम खेलते हुए, बल्कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। वो बोलती है कि मैंने अपनी पैंट गीली नहीं करी थी, वो तो बस मैंने वैसे ही बोल दिया था। तब अरीसू बताता है कि ये एक क्लिकबेट है, उसके अलावा कुछ नहीं। पर वो जानती नहीं थी कि अब इसे यही टैग मिलने वाला है। और वो उसे ये भी बताता है कि इस क्लिप के वायरल होने के बाद उसने आओ चान को भी कोलैबोरेशन के लिए इनवाइट भेज दिया। इसका मतलब क्या वो जापान के सबसे बड़े यूट्यूबर के साथ कोलैब कर सकती है? और सच में ऐसा ही होता है। आओ चान का उसके पास मैसेज आ जाता है एक कोलैबोरेशन के लिए। दरअसल ये बहुत बड़ी स्ट्रीम होने वाली थी, एक टूर्नामेंट की तरह, जिसमें 50 लोग कम्पीट करेंगे और जो जीतेगा उसे मौका मिलेगा आओ चान के साथ कोलैब करने का। और ये एक रेसिंग गेम थी, तो ईको बहुत ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि इसमें तो वो बहुत ज्यादा बेहतर है। तो अब वो दिन आ चुका था जब ये स्ट्रीम होने वाली थी, पर अरीसू समझ जाता है कि आओ चान क्या करने की कोशिश कर रही है। उसने ईको को एक बहुत ही अजीब ग्रुप में डाल दिया था जिसमें सब क्रीप लोग भरे हुए थे। तो इसका मतलब उसने उसे टैलेंट के लिए नहीं बल्कि उसका मजाक उड़ाने के लिए इस स्ट्रीम पे बुलाया है।
और आओ चान भी उसे ऐसे इंट्रोड्यूस करवाती है कि ये वही वीट्यूबर है जिसने अपनी पैंट गीली करी थी। अरीसू समझ जाता है कि इसको बस एक मीम की तरह यूज करने के लिए यहाँ पर बुलाया गया है, बस इसका मजाक उड़ाने के लिए, ना कि इसको पुश करने के लिए। और सच में जो उसके ग्रुप में लोग थे वो बहुत ही ज्यादा अजीब थे। वो अजीब अजीब सी बातें कर रहे और उसका मजाक भी उड़ा रहे थे। पर रीको उम्मीद नहीं हारती और वो सोचती है कि मैं जीत के इन्हें जवाब दे दूंगी, पर बेचारी वैसा भी नहीं कर पाती क्योंकि वो उस गेम में सबसे लास्ट आती है। तो इसकी पूरी दुनिया के सामने मजाक तो बन ही चुका है, ऊपर से ये हार भी गई और वो स्ट्रीम वैसे ही एंड हो जाती है। और अरीसू को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि उस आओ चान की बच्ची ने इसका इतनी इंसल्ट करी और इतनी इंसल्ट करने के बाद भी उसने इसे ग्रीट तक नहीं करा। उसे खुद पे शर्म आ रही होती है कि उसके वजह से इको को इतना कुछ सुनना पड़ा। पर इको तो खुश थी। हाँ, हालांकि भले वो हार गई पर उसे मानना पड़ेगा कि बाकी लोग भी बहुत ज्यादा अच्छे थे और वो खुश थी कि अरीसू ने उसके लिए इतना कुछ करा। पर तब भी अरीसू खुश नहीं होता। वो बोलता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी इतनी इंसल्ट करने की, कम से कम उसे तुम्हें ग्रीट तो करना चाहिए था। पर तभी कॉल आ जाता है आओ चान का और ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। सबसे पहले वो तो उससे माफी मांगती है कि उसने ईको को उस ग्रुप में डाल दिया, उसे लगा ये फनी होगा। और आओचान आगे बोलती है कि मैं उम्मीद करूंगी कि हम फ्यूचर में भी कोलैब करें और हो सके तो अपने एडवाइजर को भी साथ में लेके आना। अरीसू हैरान हो जाता है कि इसका मतलब क्या है एडवाइजर, क्या ये मेरी बात कर रही है? तब आओचान आगे बोलना कंटिन्यू करती है। वो बोलती है कि रिसेंटली तुम्हारे सब्सक्राइबर बहुत जल्दी बढ़ रहे हैं और इसका रीजन है तुम्हारा एडवाइजर जो इन सब चीज के पीछे है। तो मैं तुम्हारे एडवाइजर से बात करना पसंद करूंगी डायरेक्टली। और वो ये बोल के कॉल काट देती है और ईको थोड़ी जेलस होती है कि उसको तुम्हारे बारे में कैसे पता चला। और खुद अरीसू भी हैरान था कि आखिरकार उसने गैस कैसे कर लिया कि तुम्हारी जितनी भी वीट्यूबिंग की एक्टिविटी है उन सब के पीछे मेरा हाथ है। अब मुझे समझ में आ रहा है कि वो जापान की सबसे बड़ी वीट्यूबर क्यों है और हमें उसका फेस रिवील भी हो जाता है। वो सच में बहुत ज्यादा होशियार है, पर मैं वादा करता हूँ कि हम दोनों मिलके उसे सरपास कर देंगे। और फिर इको उसे एक इनडायरेक्ट किस देती है, इसीलिए क्योंकि उसने उसकी बहुत ज्यादा मदद करी। और ये तो अब फिर से इको बाकी लोगों के साथ लाइव स्ट्रीम कर रही होती है, पर वो यहाँ भी हर बार की तरह फेल हो रही थी। वो सबसे लास्ट पोजीशन में थी तो उसकी हार तो तय ही थी। और तब भी ये तीनों बेचारी उसका सपोर्ट करती हैं। वो बोलती है कि इको बेकार नहीं खेल रही बल्कि बाकी लोग ज्यादा अच्छा खेल रहे हैं और वो रेस हार जाती है। तभी शिनोबू बोलती है चलो कम से कम वो बाकी यूट्यूबर्स के साथ घुल मिल तो रही है। और फिर रिका बोलती है कि इस सब का क्रेडिट जाता है अरीसू को, क्योंकि वही है जो इको को सबसे मिलवा रहा है। अब शिनोबू और नैने ये सब बातें करने लग जाते हैं कि अरीसू ने क्या क्या करा, और पता नहीं क्यों इनकी बातें सुन के शिनोबू थोड़ा शांत थी। वो बस बाहर बारिश का मौसम देख रही थी और वो थोड़ी सी उदास थी। वो दोनों भी उससे जानने की कोशिश करते हैं पर वो कुछ नहीं बताती। अब ये चारों ही तैयार हो जाते हैं अपने नए शो के लिए और सभी लोग उन्हें बेस्ट ऑफ लक कर रहे थे ताकि उनका नया शो बिल्कुल अच्छा जाए। और शिनोबू तो पहले से परेशान थी और अब इस शो की वजह से वो और ज्यादा नर्वस हो चुकी थी। और बस शिनोबू नहीं, नैने भी परेशान थी। तभी उसके दोस्त भी उसका हौसला बढ़ाते हैं। और पता नहीं क्यों मुझे ये किसी भी एंगल से लड़की तो बिल्कुल नहीं लग रही। और इको वो तो क्लास में सो ही गई थी और शायद वो अरीसू के सपने देख के हंसे जा रही थी। तो उसकी दोस्त भी उसे उठाती है कि जल्दी चलो तुम्हारा शो शुरू होने वाला है। चारों लड़कियां ही नर्वस थी पर एक्साइटेड भी। तभी रिका इको से पूछती है कि तुम अपने सपने में ऐसा क्या देख रही थी कि तुम इतना मुस्कुरा रही थी। पर इको बताने से मना कर देती है कि वो एक सीक्रेट है, मैं तुम्हें नहीं बता सकती। खैर, अब चारों तैयार हो गए थे अपने नए शो के लिए। तो दरअसल इनने एक ब्रॉडकास्ट प्रोग्राम चालू करा है जिसमें अलग अलग स्टूडेंट्स इनसे प्यार के बारे में एडवाइस दे सकते हैं। आयरनी तो ये है कि इन चारों में से आज तक कोई भी रिलेशनशिप में नहीं रहा और ये दूसरों को लव एडवाइस दे रहे हैं। पर जो भी हो, स्कूल वालों को तो बहुत मजा आ रहा था। बस इसलिए नहीं क्योंकि इनका नया शो आ चुका था, बल्कि अरीसू इनके लिए नए रिकॉर्डिंग के सामान भी ला चुका था जिससे इनकी वॉइस और भी ज्यादा सूदिंग हो चुकी थी। तो पहला क्वेश्चन होता है एक लड़की का जिसका ये नाम नहीं बताते। वो बोलती है कि मुझे अपने बॉयफ्रेंड पे शक है कि वो मुझ पे चीट कर रहा है, पर मुझे उससे डायरेक्ट पूछने में डर लग रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए। अब सही आंसर तो ये होना चाहिए कि उससे डायरेक्ट जाके पूछ ले। पर रिका बोलती है कि उसको छोड़ दो, कोई भी सवाल जवाब करने की जरूरत नहीं है। इको बोलती है कि उसका फोन चुराओ और उसका सारा डाटा निकाल लो,
उससे तुम्हें पता चल जाएगा कि वो तुम पे चीट कर रहा है या फिर नहीं। और नैने तो एक और स्टेप आगे ले जाती है, वो बोलती है कि उससे बदला लेने के लिए तुम भी उस पे चीट कर दो। लगता है कि तीनों का ही दिमाग खराब हो चुका है। तब शिनोबू उन तीनों से बोलती है कि आखिर तुम इसे कैसी एडवाइस दे रहे हो, भूलो मत हम किसी के रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमें सोच समझ के काम लेना चाहिए, क्योंकि बस एक छोटी सी गलती उनका पूरा रिलेशनशिप बिगाड़ सकती है। अब अरिसु अपने मन में सोचता है कि चलो इन चारों में से कोई तो समझदार है। अब पक्का शिनोबू उससे ये बोलेगी कि अपने बॉयफ्रेंड से बात करो और इस प्रॉब्लम का सही सॉल्यूशन निकालो। मुझे भी ऐसा ही लगा था जब तक उसने अपना मुंह नहीं खोला। शिनोबू बोलती है कि तुम अपने बॉयफ्रेंड पे जासूसी करो, जैसे ही तुम्हें उसके फोन में कुछ सबूत मिले तुम एक नया बॉयफ्रेंड ढूंढ लो और उसको छोड़ दो। अरिसु बोलता है कि आखिर ये कैसी एडवाइस हुई, कम से कम उस लड़के को अपने आप को डिफेंड करने का मौका तो दो। पर दूसरे लड़के भी अरिसु की बात नहीं सुनते। वो बोलते हैं कि अगर शिनोबू बोल रही है तो वो सही बोल रही होगी, वो ऐसे ही वाइस प्रेसिडेंट नहीं है। तब उन सब लड़कियों के दिमाग में एक ख्याल आता है कि आखिर अरिसु यहाँ पर कर क्या रहा है, वरना तो वो 24 घंटे उन लड़कियों के पीछे लगा रहता था। तब अरिसु बोलता है कि मैं वैसे तो हर चीज में परफेक्ट हूँ सिवाय इस रोमांस वाले टॉपिक को छोड़कर, तो अगर मैं वहाँ पर जाता भी तो मैं एक हाइप मैन के अलावा और कुछ नहीं बन पाता। पर वो सभी लड़के उसे कोसने लग जाते हैं कि बड़ा ही पागल इंसान है, पूरा स्कूल उन चारों लड़कियों के पीछे पागलों की तरह पड़ा हुआ है और तुम्हारे पास इतना अच्छा मौका है तब भी तुम यहाँ पर बैठे हुए हो। पर अरिसु समझाता है कि बस इतनी सी भी बात नहीं है, मैं चाहता हूँ कि वो मेरे बिना भी ग्रो करे, ये उनके लिए ही अच्छा है। इनका ये शो बहुत ही ज्यादा अच्छा जा रहा था, लोग बड़ी इंटरेस्ट से इसे सुन रहे थे। पर अब ये शो थोड़ा और इंटरेस्टिंग होने वाला था, क्योंकि अब उन्हें मैसेज करता है खुद इताची। असली का इताची नहीं, बस इसका नाम इताची था। तो इताची बोलता है कि मैं कई टाइम से एक लड़की को पसंद करता हूँ, मेरे मन में उसके लिए बहुत ज्यादा प्यार है और जब भी मैं उसे देखता हूँ वो अपनी नजरें फेर लेती है और मुझे ऐसा लगता है कि वो ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि वो शर्मा जाती है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि उसे भी मुझसे प्यार है? अब तीनों लड़कियां तो मना करती है कि ये बस एक इत्तेफाक भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि अगर वो तुम्हें देख के अपनी नजरें फेर ले तो वो तुमसे प्यार ही करती हो। पर शिनोबू का जवाब अलग था, वो बोलती है हाँ उसे तुमसे प्यार है। सभी लोग कंफ्यूज होते हैं कि इसने हाँ क्यों बोला। तो दरअसल इस सवाल का जवाब देके वो अपने आप को तसल्ली दे रही थी, क्योंकि एक दिन जब अरिसु और इसकी नजरें मिली थी तब अरिसु ने भी अपनी नजरें फेर ली थी। तो ये अपने आप को झूठी तसल्ली दे रही है कि अरिसु को भी उससे प्यार है। पर रीका उसे समझाती है कि इताची तुम इसकी बात मत सुनो, तुम बस ऐसे ही कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकते, तुम्हें उससे थोड़ी बात करनी चाहिए, शायद तब तुम्हें पता चल जाए। और हाँ, हमें अपडेट करना मत भूलना, क्योंकि हम कल भी इसी टाइम पे आएंगे। तो अब अगला दिन हो जाता है और फिर से इताची उन्हें अपडेट देता है और इताची बताता है कि मैंने उस लड़की से बात करी और मैंने फाइनली उससे पूछ लिया डिनर के लिए, तो मुझे उससे कौन सी जगह ले जाना चाहिए। बाकी सब हैरान हो जाते हैं, क्या वो लड़की सच में मान गई? इसका मतलब शायद वो लड़की भी तुम्हें पसंद ही करती होगी। तो अब ये चारों सोचने लग जाते हैं कि एक लड़की को डेट पे कहाँ पर ले जाया जा सकता है। ये चारों ही सिंगल थे, तो इसका जवाब तो इन्हें पता ही नहीं था, किसी के दिमाग में कुछ नहीं आता। तब इको बोलती है कि अगर मैं कभी डेट पे जाती तो मैं खाना पसंद करती ओकोनोमियाकी, ये एक जापानीज डिश है। और दरअसल इसने यही क्यों बोला, इसके पीछे भी एक रीजन था, क्योंकि इसने अपने सपने में वही देखा था कि अरिसु और ये डेट पे गए हैं और उस सपने में ये यही डिश खा रहे थे, इसीलिए इसने ये सजेस्ट कर दिया। तब रीका बोलती है तो इसमें इतनी शर्माने वाली क्या बात है? पर रीका को क्या पता कि इसके दिमाग में क्या ही चल रहा है। चलो अब डिनर की बात तो हो गई थी, पर इताची का मैसेज फिर से आता है। वो बोलता है कि अभी हम दोनों अकेले हैं और मूड बहुत ज्यादा परफेक्ट है, मुझे क्या करना चाहिए, प्लीज जल्दी बताओ। और ये सुन के तो चारों ही हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये स्कूल में कर क्या रहे हैं, क्योंकि ये तो तय था कि जिसका भी मैसेज है वो इसी स्कूल का है। ईको बोलती है कि हमारे स्कूल में ये सब अलाउड नहीं है, अगर प्रिंसिपल को पता चल गया तो वो तुम्हें निकाल ही देंगे। पर रीका बोलती है कि अगर तुम इतनी आगे तक पहुँच ही चुके हो तो अब तुम्हें नेक्स्ट स्टेप लेना ही चाहिए। और नैने भी उसके साथ थी कि जितने भी तुमने हमें बातें बताई हैं, उससे साफ पता चलता है कि वो लड़की भी तुम्हें पसंद करती है, तो सच में तुम्हें एक स्टेप आगे बढ़ जाना चाहिए। तो दोनों बोलते हैं आगे बढ़ो और उसे किस करो। दोनों साथ में ही बोलते हैं अलग अलग चीजें। रीका बोलती है कि तुम्हें हक करना चाहिए और नैने बोलती है कि तुम्हें उसे किस करना चाहिए। तब रीका उसे समझाती है कि तुम पहले ही डेट में किसी को किस नहीं कर सकती, ये गलत है, तो उसे हग ही करने दो। पर नैने भी पीछे हटने वाली नहीं थी, उसने बोला कि चीक पे किस करना कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो नॉर्मल दोस्त लोग भी करते हैं। अगर वो उसे हक करेगा तो उस लड़की को ऐसा लगेगा कि वो बहुत ज्यादा चिपकू है, तो मेरे हिसाब से तो उसे किस करना चाहिए। और इन दोनों की लड़ाई देख के तो पीछे ईको परेशान हो चुकी थी, क्योंकि ब्रॉडकास्टिंग ऑन थी। तो ईको बोलती है कि जल्दी से ब्रॉडकास्टिंग ऑफ करो, वरना पूरा स्कूल हमारी बातें सुन लेगा। और शिनोबू ब्रॉडकास्टिंग ऑफ कर देती है। तब शिनोबू उन्हें समझाती है कि आखिर तुम दोनों को हो क्या गया है,
मुझे तो ये दोनों ही एडवाइस गलत लग रही है। आखिरकार तुम दोनों ऐसी एडवाइस कैसे दे सकती हो जब तुमने ये एक्सपीरियंस करा ही ना हो। तब दोनों ही साथ में बोलती है हमने करा है, और फिर से शिनोबू और इको का मुंह खुला का खुला रह जाता है। और वो दोनों झूठ नहीं बोल रहे, क्योंकि सच में नैने ने भी अरिसु को इनडायरेक्ट किस करा है और रिका ने भी उसे हक करा है, तो दोनों में से कोई भी गलत नहीं है। पर बेचारी शिनोबू डिप्रेस हो जाती है कि पूरे ग्रुप में क्या बस वही है जिसने किस और हग एक्सपीरियंस नहीं करा। अब ये दोनों पागलों की तरह लड़ने लग जाते हैं। दोनों में से कोई भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं था। तभी वहाँ पर आ जाता है अरिसु और ये ब्लश करके पूछने लग जाते हैं कि तुम ही बताओ, ये तुम किसको ज्यादा प्रेफर करोगे, हग को या फिर किस को? शर्माओ मत, बता दो, तुम्हें कोई नहीं सुन रहा। पर अब अरिसु रिवील करता है कि मैं यहाँ पर इसी रीजन की वजह से आया था कि हमें सब सुन रहे हैं। दरअसल तुम्हारा माई कौन है? और शिनोबू एक स्माइल करते हुए बताती है कि मुझे माफ करना, मैं ऑफ करना भूल गई थी। नैने उस पर चिल्लाती है कि और ये बात तुम इतना हंस के क्यों बोल रही हो? अब तो पूरे स्कूल के सामने हमारी रेपुटेशन खराब हो गई। तो नैने जाके वो ब्रॉडकास्टिंग एंड कर देती है। तब शिनोबू बोलता है कि हम अगर ब्रॉडकास्टिंग एंड कर देंगे तो उस बेचारे इताची का क्या होगा? पर फिर एंट्री होती है लेमन चान की और वो बोलती है कि अब उस इताची को एडवाइस की जरूरत नहीं है और वो अपना मेकअप फिक्स करने लग जाती है। तब लेमन चान बोलती है, क्या तुम्हें वो दिन याद है जब तुम्हारे स्पोर्ट फेस्टिवल को बचाने के लिए मैंने सामाजिमा सेंसे के साथ फ्लर्ट करा था ताकि वो तुम्हारा प्लान खराब ना कर दे? तब बाकी बच्चे बोलते हैं हाँ, हमें वो दिन अच्छे से याद है, वो तो आपके पीछे पागलों की तरह पड़ गए थे, पर आप अब उनकी बातें क्यों बता रही हो? तब लेमन चान बोलती हैं कि उस दिन के बाद से वो मुझे पागलों की तरह घूरे जा रहे हैं। उनको इग्नोर करने के लिए मैं अपनी नजरें चुरा लेती हूँ ताकि मुझे उन्हें फेस ना करना पड़े। तब इन चारों को लगता है कि ये चीज तो कहीं सुनी सुनी लग रही है, पर लेमन चान कंटिन्यू करती हैं। और बस इतना ही नहीं, कल तो वो मेरे पास आए और मुझसे बोलने लगे कि चलो साथ में ओकोनोमियाकी खाते हैं। अब तुम्हें पता है कि मुझे पैसा बचाने का कितना शौक है, तो मैंने हाँ बोल दिया। अब उन चारों को और भी ज्यादा शक होने लग जाता है कि ये चीजें हमने कहीं ना कहीं तो सुनी ही है। तब लेमन चान अपनी फाइनल चीज बताती है कि और बस इतना ही नहीं, आज तो वो मेरे पीछे ही पड़ गए थे। बस कुछ ही देर पहले की बात है कि वो मुझे साथ में किस और हक करने लगे थे। वो तो अच्छा है कि मैंने कराटे क्लासेस ले रखी है, तो मैं उनके मुंह पे पंच मार के यहाँ पर भाग के आ गई। और अब इन्हें पता चल चुका था कि वो इताची कोई और नहीं, उन्हीं टीचर की फेक आईडी है। अब थोड़ी देर बाद ईको पूरे स्कूल को मैसेज दे देती है कि अब तक जो भी आपने सुना वो बस एक फिक्शन था, एक कहानी जो हमने अपने मन से बनाई थी ताकि हम आप लोगों को एंटरटेन कर सकें। दरअसल इसने झूठ इसीलिए बोला ताकि रिका और नैने की रेपुटेशन बची रहे। तब लेमन चान जाते हुए बोलती है कि मुझे नहीं पता कि इससे तुम्हारी रेपुटेशन बचेगी या फिर नहीं, पर जो तुम ये शो चला रही हो इसे जारी रखना, क्योंकि सच में ये बहुत कमाल का है और इससे ब्रॉडकास्टिंग क्लब को बहुत ज्यादा फायदा होगा। और वो बाहर देखते हैं कि बारिश तो अभी तक नहीं रुकी। तब अरिसु बोलता है तो चलो इको, जब तक हम अपनी नेक्स्ट स्ट्रीम की तैयारी करते हैं। तब रिका और नैने थोड़ा जेलस हो जाती हैं। वो बोलती है कि मैं ज्यादा सोच रही हूँ या फिर सच में ये दोनों कुछ ज्यादा ही क्लोज आ चुके हैं। अब तो वो उसको फर्स्ट नेम से बुलाने लगा है। और एक और रिमाइंडर, ये मैं बहुत सारी एनिमे वीडियोस में बता चुका हूँ, पर फिर से बता देता हूँ। जैसे हम अपने दोस्तों को नाम से बुलाते हैं, जापान में ये बिल्कुल भी कॉमन नहीं है। जापान में एक दूसरे को वो फैमिली नेम से बुलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं गोजो सातोरू को। गोजो है उसका फैमिली नेम और सातोरू है उसका नाम। आपने देखा होगा कि जो भी उसके ज्यादा क्लोज हैं वो उसे सातोरू बुलाते हैं और बाकी लोग गोजो। तो जापान में लोग यूजुअली एक दूसरे को फैमिली नेम से बुलाते हैं और वो फर्स्ट नेम तभी यूज करते हैं अगर सामने वाला उनका कुछ ज्यादा ही करीबी है, कुछ ज्यादा ही खास। और अरिसु उसे इको बोल के बुला रहा है तो इसका मतलब वो उसे अपना करीबी मानता है। और इसी चीज की वजह से नैने और रिका जेलस हो जाते हैं और शिनोबू बस थोड़ा हैरान होती है, वो जेलस नहीं होती। अब नैने का मुंह तो बंद रहने वाला था नहीं, क्योंकि उस पे कोई फिल्टर नहीं है, तो वो सामने ही जाके उसे बोल देती है कि तुम उसको उसके पहले नाम से क्यों बुला रहे हो। और एक और चीज, मैंने अभी तक जितने भी एपिसोड एक्सप्लेन करे हैं मैंने इनका फर्स्ट नेम ही यूज करा है, पर एनिमे में अरिसु हर बार इनका फैमिली नेम ही यूज करता था, सिवाय इस बार छोड़कर। तो अरिसु इको से माफी मांगता है कि मुझे माफ करना, मेरे ध्यान में ही नहीं रहा और मैंने तुम्हारा फर्स्ट नेम यूज कर लिया, मैंने जानबूझ के ऐसा नहीं करा। पर इको ब्लश करते हुए बोलती है तुम अगर चाहो मेरा फर्स्ट नेम यूज कर सकते हो। तब अरिसु बोलता है कि अगर ऐसा है तो मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपसे तुम्हें इको ही बुलाऊंगा। तब नैने बोलती है कि अगर ऐसा है तो तुम भी मुझे मेरे फर्स्ट नेम से ही बुलाओगे, अब से तुम मुझे नैने कहकर बुलाओगे। पर अरिसु बोलता है कि ऐसा क्यों और अचानक से ही तुम्हारे दिमाग में ये चीज क्यों आई। तब नैने बोलती है कि तुम मेरा फैमिली नेम लेने में सदियां बिता देते हो, वो कितना बड़ा है
हिमिकावा, और जरा मेरा फर्स्ट नेम देखो, बस नैने। तो अगर तुम मेरा फर्स्ट नेम यूज करोगे तो तुम्हारा टाइम भी बचेगा। अब अरिसु बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हें नैने कह के ही बुलाऊंगा, पर मुझे इस तरह घूरना बंद करो। और ये सुनने के बाद नैने भी ब्लश करने लग जाती है। अरिसु वैसे तो इनको अच्छे से पढ़ सकता है, पर इस बार उसे समझ में नहीं आता कि आखिर इन दोनों को हुआ क्या। तब वो रिका की तरफ देखते हुए बोलता है कि इनोहाना आखिर इन्हें हुआ क्या है, ये ऐसा बिहेव क्यों कर रही है। तब वो भी बोलती है कि अब से तुम भी मुझे इनोहाना नहीं बुलाओगे, क्योंकि अगर तुम इनका फर्स्ट नेम यूज कर रहे हो तो मेरा भी करोगे, तो अब से मैं तुम्हारे लिए हूँ बस रिका। और जब वो उसके मुंह से अपना नाम सुनती है तब वो भी ब्लश करने लग जाती है। और ऐसा ये इसीलिए ही कर रहे हैं क्योंकि बस एक बहुत खास दोस्त ही एक दूसरे को नाम से बुलाते हैं। तो इनडायरेक्टली अरिसु इन सबका खास दोस्त बन चुका है। अरिसु सोचता है कि ये तीनों तो पागल हो चुकी हैं, पर शिनोबु बिल्कुल शांत थी। तो वो शिनोबु से बोलता है, क्या अब तुम भी चाहती हो कि मैं तुम्हारा फर्स्ट नेम यूज करूं? पर शिनोबु मना कर देती है कि फिलहाल के लिए तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर तुम करोगे तो मुझे बहुत ज्यादा शर्म आएगी। तो फिर वो डिसाइड कर लेता है कि अब वो इन तीनों को फर्स्ट नेम से बुलाएगा और शिनोबु को फैमिली नेम से। तब शिनोबु बाहर जाते हुए बोलती है कि चलो अब रेस्टोरेंट में मिलते हैं, याद है ना तुम्हें मुझे पढ़ाना है। और अगर आप ये भी भूल चुके हो तो मैं बता दूं कि स्पोर्ट्स डे से पहले इसने वादा करा था कि अगर शिनोबु ब्रॉडकास्टिंग क्लब नहीं छोड़ेगी तो वो उसकी पढ़ाई में मदद कराएगा ताकि उसके नंबर अच्छे आ सके। अब ये दोनों रेस्टोरेंट में चले जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, पर लग तो ऐसा रहा था कि मानो ये डेट पे आए हैं। और अरिसु उसे फ्राइज खिलाने लग जाता है, और वो उसे अपने हाथों से इसीलिए खिला रहा था ताकि शिनोबु के हाथ गंदे ना हो और वो पढ़ाई कर सके। पर शिनोबु मना कर देती है कि तुम भूल गए मुझे फ्राइज पसंद नहीं है और वैसे भी मैं डाइट पे हूँ। तब अरिसु बोलता है, अच्छा तो तुम्हें फ्राइज पसंद नहीं है। शायद वो रिका थी जिसे यहाँ के फ्राइज पसंद थे, और रिका का नाम सुन के ये फिर से बहुत ज्यादा जेलस हो जाती है। वो बोलती है कि ये यहाँ पर रिका के साथ अकेले आया था, तो इसका मतलब उसने उसको भी अपने हाथों से फ्राइज खिलाई होगी, तो ये पीछे कहाँ रह सकती थी। तो अब इसको भी फ्राइज खानी थी उसके हाथों से, और ये खा लेती है। हालांकि इसे फ्राइज बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसीलिए उसे खांसी होने लग जाती है। अभी बहुत ज्यादा पढ़ाई कर चुके थे। तब अरिसु बोलता है कि आजकल तुम्हारा मूड कुछ ऑफ रहता है, आखिर तुम्हें हुआ क्या है? कहीं इसका रीजन ये तो नहीं कि मैं बाकी लोगों को फर्स्ट नेम से बुला रहा हूँ और तुम्हें तुम्हारे फैमिली नेम से? तब वो बोलती है कि नहीं, ये बात बिल्कुल नहीं है। और वो दोनों यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। और शिनोबु की किस्मत अच्छी थी कि बारिश हो रही थी, तो इन दोनों को आना पड़ता है एक ही छाते के नीचे। तब शिनोबु उसे थैंक्स बोलती है कि तुम्हारे वजह से मेरे मार्क्स बहुत ज्यादा अच्छे आ रहे हैं। जब से तुमने मुझे पढ़ाना शुरू करा है तब से मैं बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो चुकी हूँ। तब अरिसु बोलता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा जब पढ़ाई के लिए तुम्हें मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी। तब वो अपने मन में बोलती है कि अगर ऐसा है तो मैं चाहती हूँ कि मेरे मार्क्स बिल्कुल भी ना बढ़े, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे हमेशा पढ़ाते रहो, क्योंकि इसी बहाने ही सही हम थोड़ा अकेले में टाइम बिता सकते हैं। और वो मन में ही अपने आप से बातें करने लग जाती है, और वो रीजन बताती है कि क्यों वो नहीं चाहती कि अरिसु उसका फर्स्ट नेम यूज करे। इसीलिए नहीं क्योंकि उसे शर्म आ रही है, बल्कि इसीलिए क्योंकि वो गिल्टी है। जैसे हम पूरे एनिमे में देख ही चुके हैं कि सब अपने ड्रीम को लेके कुछ न कुछ मेहनत कर ही रहे हैं। रिका ने सबके सामने कॉन्सर्ट करा, इको बड़े बड़े यूट्यूबर्स के साथ स्ट्रीम कर रही है, नैने ने एक्टिंग क्लासेस ले ली, और मैंने कुछ नहीं करा। मैं पहले जहाँ थी अभी भी वहीं पर हूँ, मैंने बिल्कुल भी ग्रो नहीं करा है। तो वो अपने आप को वर्थलेस समझ रही है, और वो ऐसा समझती है कि वो डिजर्व नहीं करती कि वो अरिसु के क्लोज रहे, क्योंकि वो इनके लिए इतनी मेहनत कर रहा है। पर बदले में शिनोबु उसे आखिर दे क्या रही है? कुछ भी नहीं, वो बस उसका टाइम बर्बाद कर रही है। वो अंदर से डरी भी हुई थी कि वो बाकी लड़कियों से कितना पीछे है, सभी कितना आगे बढ़ चुके हैं सिवाय उसके। और एक टाइम ऐसा आएगा जब सभी उसे छोड़ के आगे चली जाएंगे और वो अकेले पीछे रह जाएगी। पर वो अपने सपनों की दुनिया से बाहर निकल जाती है जब अरिसु उसे बुलाता है, और हमें दिखाया जाता है कि वो तो बारिश में भीग रही है और अरिसु थोड़ा आगे निकल गया, और वो फिर से साथ में चलने लग जाते हैं। और जब अरिसु का ध्यान नहीं होता वो अरिसु की तरफ देखती है और एक स्माइल करते हुए अपने मन में ही बोलती है कि नहीं, मैं इतनी जल्दी हार नहीं मान सकती। अगर अरिसु को मुझ पे इतना भरोसा है तो जरूर उसने मुझ में कुछ देखा ही होगा, और मैं उसे सही साबित करके रहूंगी। हाँ, अंदर से मैं भी थोड़ा जेलस हूँ कि तुम बाकी लोगों का फर्स्ट नेम यूज कर रहे हो, पर फिलहाल के लिए तुम मुझे उजुकी ही बुला सकते हो। पर मैं इतनी मेहनत करूंगी कि एक दिन मैं बाकी लोगों के करीब आ जाऊँ, और जब मुझे ऐसा लगेगा कि मैं अपने सपने के थोड़ी सी भी करीब पहुँच चुकी हूँ
तब शायद मैं ये डिजर्व करूं कि तुम मुझे मेरे पहले नाम से बुलाओ। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। हाँ, मैं जानता हूँ कि ये एपिसोड पिछले हफ्ते आ जाना चाहिए था और आ जाना चाहिए था एपिसोड 11, पर कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से मैं वीडियो रिकॉर्ड कर ही नहीं पा रहा हूँ। इसीलिए एपिसोड 11 को आने में भी 1-2 दिन लग सकते हैं, तो उसके लिए मुझे माफ करना। अब हमें दिखाया जाता है कि ये पांचों लोग आते हैं एक प्लांट नर्सरी में, पर नैने को तो सारे प्लांट एक जैसे ही लग रहे थे और उसे बस खरीदना था एक। तो आखिर वो कौन सा ले, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और दूसरी तरफ इको, वो तो कैक्टस के पीछे पड़ी हुई थी कि मुझे तो बस कैक्टस चाहिए। अब इसे कौन बताए कि कैक्टस ऐसी जगह पे नहीं पाया जाता। अब नैने बहुत ज्यादा इरिटेट होने लग जाती है कि इधर आके हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, यहाँ पर एक भी अच्छा प्लांट नहीं है। पर रीका उसे बोलती है कि ये तुम्हारा ही आइडिया था, तुम्ही ने बोला था कि हमें अपनी क्लास के लिए प्लांट्स खरीदने चाहिए क्योंकि गर्मियों का मौसम आ रहा है। और बेचारी नैने कुछ नहीं बोल पाती, वो बस अपना मुंह फेर के सीटी मारने लग जाती है, मानो उसने रीका की बात सुनी ही नहीं, क्योंकि उसे अपनी गलती एडमिट नहीं करनी थी। तब शिनोबू बोलती है, जरूर अरिसु के इसके बारे में पता होगा, हमें उससे पूछना चाहिए। और सच में ये तो जीता जागता इंसाइक्लोपीडिया था, इसे सब प्लांट की नॉलेज थी। शिनोबू उससे पूछती है कि ये प्लांट कौन सा है, और बस उसका इतना ही पूछना काफी था। वो उस प्लांट की पूरी डिटेल बता देता है। वो बोलता है कि ये है एक बनियन ट्री, ये इंडिया के बंगाल रीजन में पाया जाता है और ये बहुत लंबे समय तक जी सकते हैं, इसीलिए इनकी देखभाल करना आसान होता है, खासकर नौसिखियों के लिए। नैने बोलती है कि आखिर इतनी नॉलेज तुम्हारे पास आती कहाँ से है, आखिरकार प्लांट के बारे में इतनी जानकारी कौन रखता है। और शिनोबू तो बस हैरान थी उसकी नॉलेज को देख के। और रिको, उस बेचारी को तो कुछ फर्क पड़ ही नहीं रहा था क्योंकि उसे उसका कैक्टस नहीं मिल रहा था, तो वो दिल टूटे आशिक की तरह यहाँ वहाँ घूम रही थी। तब रीका बोलती है कि इस प्लांट के बारे में क्या, ये तो छोटा है और इसे कैरी करना भी बहुत ज्यादा आसान होगा, क्या हम ये ले सकते हैं। और वो उस प्लांट के बारे में भी ज्ञान देने लग जाता है, तो वो डिसाइड कर लेते हैं कि उन्हें यही प्लांट चाहिए। पर ईको तो अभी भी उदास थी क्योंकि उसको उसका फेवरेट प्लांट नहीं मिला। अब रीका अपने मन में सोच रही होती है कि समर चालू होने वाले हैं और मैंने अभी तक अपना एक भी नया गाना नहीं लिखा। मैंने अरिसु और बाकी सबसे वादा करा था कि मैं जल्दी ही अपना मिनी कॉन्सर्ट करूंगी नए लोगों के सामने अपने खुद के ओरिजिनल गाने के साथ, पर मुझे नहीं लगता कि ये मैं गर्मियों की छुट्टियों से पहले कर पाऊंगी। और ठीक चीज चल रही होती है अरिसु के दिमाग में भी। वो बोलता है कि अब तो गर्मियों की छुट्टी अभी आने वाली है और इसने मुझे अभी तक कोई भी अपडेट नहीं दिया है। लगता है इसका ट्रॉमा बहुत ज्यादा बड़ा है, इसके पास्ट में कुछ तो ऐसा बुरा हुआ है जिसके वजह से ये नए लोगों के सामने गाना नहीं गा सकती। अब वो बोलता है कि मुझे कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा जिससे ये अपने ट्रॉमा को भूल जाए। पर तब ये अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आ जाता है और सभी लोग वहीं पर रुक जाते हैं क्योंकि कहीं से उन्हें आती है गाने की आवाज। पर हैरानी की बात तो ये थी, उनने ये गाना आज से पहले कभी सुना ही नहीं। और भला एक स्ट्रीट परफॉर्मर एक ऐसा गाना क्यों गाएगा जो आज तक लोगों ने सुना ही नहीं है, वो तो बस पॉपुलर्स गाने गाते थे ना। पर तभी रीका बोलती है कि मुझे कुछ काम याद आ गया, तुम सब यहाँ से चली जाओ, मैं बाद में आऊंगी। और वो अपना प्लांट फेंक देती है इको के हाथ में और वो खुद वहाँ से भाग जाती है। और इको तो खुश और नर्वस दोनों हो जाती है। वो बोलती है कि उसने अपना प्लांट मुझे दे दिया, क्या अब मैं इस प्लांट की नई माँ हूँ। अब इको कैक्टस के बारे में भूल चुकी है। और दूसरी तरफ अरिसु, वो फिर से अपने सपनों की दुनिया में चली जाता है। वो बोलता है कि शायद अगर मैं उसे हिप्नोटाइज करूँ तब वो अपना ट्रॉमा भूल जाए। मुझे अपनी बड़ी बहन से बात करनी होगी इसके बारे में, शायद उसकी बड़ी बहन को इसके बारे में थोड़ी नॉलेज है। और दूसरी तरफ रीका, वो जाती है उस स्ट्रीट परफॉर्मर के पास। उसे पता था कि ये कौन है और उसका शक सही था, ये थी उसकी दोस्त आइको जो स्ट्रीट परफॉर्मेंस कर तो रही थी पर उसको बस एक ही आदमी सुन रहा था। और उसका वाला गाना खत्म होने के बाद वो भी वहाँ से चली जाता है। और रीका अपने मन में सोचती है कि ये अभी भी स्ट्रीट परफॉर्मेंस करती है और बस इतना ही नहीं, ये तो हमारे लिखे हुए गाने भी गा रही है। और तब आइको बोलती है कि ये गाना आज के दिन का लास्ट गाना होने वाला है। पर उससे पहले वो कुछ बोल पाती, एक बदतमीज आदमी बीच में आ जाता है और वो बोलता है कि तुम क्यों रोज रोज यहाँ पर गाने आ जाती हो जबकि तुम्हें सुनने वाला कोई नहीं है, क्या तुम आसपास देख नहीं सकती। रीका को बहुत बुरा लगता है कि आखिर वो इससे इस तरह बात क्यों कर रहा है। जरूर आइको को बहुत बुरा लगा होगा, पर आइको तो सिग्मा फीमेल थी, उसे जरा भी बुरा नहीं लगता। उल्टा वो तो उस आदमी से बोलती है कि अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो ये गिटार मैं तुम्हारे सर पे ही दे मारूंगी, मेरा जहाँ मन करेगा मैं वहाँ गाऊंगी, कोई मुझे सुने या फिर ना सुने। और वो आदमी भी उसमें चिल्लाने लग जाता है कि गाना गाने का क्या फायदा जब तुम्हें कोई सुनने वाला ही नहीं है। पर आइको उस पे और चिल्लाती है और वो बोलती है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, जो भी मेरे गाने की डिसरिस्पेक्ट करेगा
मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, तो यहाँ से निकल जाओ, इससे पहले मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूं। और वो आदमी वहाँ से चली जाता है, ये बोलते हुए कि तुम जिंदगी में कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकती। अब वो फिर से गाना गाना चालू करती है, पर गाना गाने से पहले वो एक स्पीच देती है। पर बुरी बात तो ये थी कि सामने कोई होता ही नहीं वो स्पीच सुनने के लिए। तो आइको अपनी स्पीच कंटिन्यू करती है। वो बोलती है कि जो गाना मैं अब गाने वाली हूँ, ये मैंने अकेले नहीं लिखा था, ये मैंने लिखा था अपनी दोस्त के साथ। उसने इसका नाम नहीं लिया, पर वो थी रीका। और वो आगे कंटिन्यू करती है कि मिडिल स्कूल में हम साथ में गाने लिखा करते थे और उन्हें गाते भी थे। हमारा सपना ये था कि हम बड़े लेवल को अपने गाना बेचे और पूरे जापान में छा जाएं। और ऐसा हुआ भी। एक लेबल ने हमारी बात सुन ली और वो रेडी थे हमें साइन करने के लिए। पर अफसोस, वो लेबल मैनेजर चाहता था कि हम दोनों में से कोई एक ही उनके साथ जुड़ सकता है, और उन्हें ये क्लियर कर दिया था कि हमारे साथ बस वही जुड़ेगा जिसने इस गाने का कोरस गाया है, क्योंकि उसकी आवाज बहुत ज्यादा अच्छी है। यहाँ अभी भी रीका की ही बात हो रही है। दरअसल लेबल चाहता था कि रीका उनके साथ काम करे, आइको नहीं। और फिर से आगे वो कहानी बताना कंटिन्यू करती है कि मैं तब भी खुश थी कि अगर मैं फेमस नहीं हो पाई तो क्या हुआ, कम से कम मेरी दोस्त तो हो पाएगी और हमारे वो गाने भी फेमस हो पाएंगे जो हमने साथ में लिखे। और अभी तो वो बहुत सॉफ्ट आवाज में बोल रही थी, पर अब वो चिल्लाने लग जाती है। और वो आगे बोलती है, पर वो बेवकूफ उस लेबल से भाग गई। इतना टैलेंट होने के बाद भी वो अभी भी कवर सॉन्ग गाती है। वो जापान की नंबर 1 सिंगर बन सकती थी, पर उस बेवकूफ ने वो लेबल छोड़ दिया। उसके पास इतना अच्छा मौका था। पर खैर, उसने कभी हमारे लिखा गाना नहीं गाया, तो वो गाना मैं गाऊंगी। पर मैं अभी भी विश करती हूँ कि मेरी वो खास दोस्त ही वो गाना गाए। और आइको गाना गाना कंटिन्यू करती है। हालांकि उसे सुनने वाला कोई नहीं था, पर मानो उसे फर्क पड़ ही नहीं रहा था। वो बस अपने लिए वो गाना गा रही थी। और रीका ये देख के इमोशनल हो जाती है कि आइको भला कितनी स्ट्रॉन्ग है। उसे मानो फर्क ही नहीं पड़ रहा कि कोई उसे सुने या फिर ना सुने, उसे किसी चीज का डर नहीं है। तो अब कहानी शिफ्ट होती है अगले दिन, जहाँ पर अरीसू ईको को हिप्नोटाइज करने का ट्राई कर रहा था। और वो तो अभी से आधी नींद में लग रही थी। और वो खुद बोलती है कि मुझे तो फील होना शुरू हो गया है कि मैं हिप्नोटाइज हो गई हूँ। तो अरीसू उससे बोलता है कि तुम्हारे हाथ में जो लेमन है उसे खाओ, तुम्हें इसका स्वाद एक चॉकलेट की तरह लगेगा। और ईको बिना सोचे समझे वो खा लेती है। पर हिप्नोटिज्म काम नहीं करता, क्योंकि सच में उसे लेमन बहुत ज्यादा खट्टा लगा। और वो तो शिनोबू के पास जाके चिपक जाती है। वो बोलती है कि इसका स्वाद बिल्कुल भी चॉकलेट की तरह नहीं था। अब अरीसू समझ जाता है कि हिप्नोटिज्म को मास्टर करने के लिए उसे बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करनी होगी, वरना वो रीका का ट्रॉमा कैसे रिमूव करेगा। पर तभी उन्हें बाहर से लोगों की चिल्लाने की आवाज आती है। और दरअसल ऐसा इसीलिए हो रहा था क्योंकि आज का दिन था रीका के कॉन्सर्ट का। तो वो लोग भी बाहर देखने आ जाते हैं। सभी बच्चे एक्साइटेड थे उसका गाना सुनने के लिए, और वो सोच रहे थे कि आज ये कौन सा गाना गाएगी। पर जैसे ही वो गाना स्टार्ट करती है, सभी लोगों का मुंह उतर जाता है। और अरीसू हैरान होता है कि आखिर ये कौन सा गाना है, ये तो मैंने आज से पहले कभी नहीं सुना, कहीं ये अपना ओरिजिनल सॉन्ग तो नहीं गा रही। और स्कूल के सभी बच्चों का मुंह उतर जाता है। वो बोलते हैं कि ये कौन सा गाना गा रही है, मुझे तो लगा ये कोई कवर सॉन्ग गाएगी, पर ये तो पता नहीं कैसा ही गाना गा रही है जो हमने कभी सुना ही नहीं। किसी को उसका नया गाना पसंद नहीं आ रहा था, इसीलिए नहीं क्योंकि उसकी आवाज बेकार थी, बल्कि इसीलिए क्योंकि वो इस गाने से रिलेट कर ही नहीं पा रहे थे। पर रीका गाना बंद नहीं करती, और तभी कुछ बच्चों को रियलाइज होने लग जाता है कि अगर हम ध्यान से सुने तो ये गाना तो बाकियों से भी अच्छा है। और सभी लोग उसका नया गाना ध्यान से सुन रहे थे। पर अरीसू हैरान था कि आखिर इसने इतनी जल्दी ये गाना कैसे लिख लिया। क्या ये गाना इसके पास पहले से पढ़ा हुआ था? इसका मतलब मैं इसके बारे में गलत था। इसमें इतना कॉन्फिडेंस तो है कि ये नया गाना सबके सामने गा सकती है, और वो उसके लिए खुश था। तब वो गाना खत्म होने के बाद बताती है कि ये गाना मैंने कई साल पहले लिखा था अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ। अब थोड़ा सा ही सही रीका के अंदर वापस कॉन्फिडेंस आ चुका था। तो अब रीका पूरी तरह से तैयार थी स्ट्रीट परफॉर्मेंस करने के लिए। पर बस अभी भी एक मुसीबत बाकी थी। अगर आपको याद है तो अरीसू ने रीका को एक चैलेंज दिया था कि उसे स्ट्रीट परफॉर्मेंस करनी है और अपने एक सीडी बेचनी है जिनमें 5 गाने हो। अब वो 4 गाने तो आराम से लिख चुकी थी, पर उसे 5वां गाना लिखने में बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा होता कि वो लिखे तो लिखे क्या। पर अरीसू बोलता है कि घबराने की कोई बात नहीं है, पहले तो तुम एक गाना भी नहीं लिख पा रही थी, पर तुमने अब 4 लिख दिए, तो मुझे पता है कि तुम 5वां गाना भी लिख ही लोगी। और वो अपने सीडी ड्राफ्ट का कवर भी दिखाती है, जिसको देख के तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। पर रीका समझाती है कि इस लोगों का मतलब ये है कि मेरा गाना पूरे जापान में फैले,
तब वो बाकी लोग बोलने लग जाते हैं कि मैं तो बिल्कुल वेट नहीं कर सकती, मुझे तुम्हारे नए गाने सुनने हैं। तब नैने बोलती है कि अब तो मैं तुम्हारे कॉन्सर्ट के लिए बिल्कुल भी वेट नहीं कर सकती, मुझे तुम्हारे नए ओरिजिनल गाने सुनने हैं। पर रीका मना कर देती है। वो बोलती है कि मैं नहीं चाहती कि तुम लोग वहाँ पर आओ, मैं ये 50 सीडी अपने दम से बेचना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि वो लोग खुद मेरे पास आए, क्योंकि अगर तुम ऐसे ही मेरी हेल्प करते रहे तो मैं कभी भी ग्रो नहीं कर पाऊंगी। अरिसु को इस बात में कुछ अजीब लगता है पर वो बोलता नहीं। तब शिनोबु और बाकी लोग बोलते हैं कि हमें तो तुम्हारा नया गाना सुनना था, पर खैर अगर तुम नहीं चाहते कि हम आए तो हम नहीं आएंगे। और फिर नैने बोलती है कि पर अगले कॉन्सर्ट में हम जरूर आएंगे, चाहे तुम हमें कितना भी क्यों ना रोको। तब नैने आगे बोलती है कि पर ये तो बताओ अचानक से ऐसा हुआ क्या, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले तक तो तुम एक गाना तक नहीं लिख पा रही थी और अब तुमने 4 लिख दिए, तो ऐसी कौन सी ट्रिक थी जो तुमने यूज करी। तब रीका बोलती है कि पहले मैं गाना इस उम्मीद से गा रही थी कि लोग मेरी सीडीज खरीदें और लोग उसे पसंद करें, इसीलिए मैं ऊट पटांग लिरिक्स लिखे जा रही थी और मेरे दिमाग में कोई ढंग का गाना नहीं आ रहा था। पर जब से मैं उस पर्सन के बारे में सोचने लगी जिसके लिए ये गाना मैं लिख रही हूँ, तब लिरिक्स मेरे दिमाग में भर चुकी थी। मेरे दिमाग में बहुत से गाने आ गए और मैंने उन्हें पेपरों में उतार दिया, सिवाय आखिरी वाले के। तब शिनोबु बोलती है कि पर आखिरी गाने में ऐसा था क्या। फिर वो कंटिन्यू करती है कि मेरा आखिरी गाना एक गाने से ज्यादा एक मैसेज है उस एक पर्सन के लिए, और मैं वो गाना इसलिए नहीं लिख पा रही क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं उस पर्सन को ये बात अपने सामने से कहूँ, ना कि एक गाने के जरिए, इसीलिए मैं ये गाना नहीं लिख पा रही। और अरिसु जो इतनी देर से शांत था वो जाता है रीका के पास और वो बोलता है कि अगर तुम बीच में अटक चुकी हो तो मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ। तब वो बोलती है कि ठीक है, पर यह नहीं, मुझे आधी रात को मिलना बीच के पास। और जैसे ही आधी रात होती है अरिसु वहाँ आ जाता है। और इससे पहले मैंने नोटिस नहीं करा, पर ये कभी घर के कपड़ों में क्यों नहीं होता, जब देखो ये स्कूल के कपड़े पहन के घूमते रहता है, यहाँ तक कि आधी रात को भी। तब अरिसु बोलता है कि तुमने मुझे आधी रात को बीच के पास क्यों बुलाया है। तब रीका बोलती है कि ये वही जगह है जहाँ पर मैं अपने गाने लिखा करती हूँ। और वो अपनी बातें कंटिन्यू करते हैं कि क्यों रीका वो गाना नहीं लिख पा रही। हाँ, हालांकि वो बता चुकी है कि इसका रीजन ये है कि उसे ये बात उस पर्सन के सामने कहनी है, ना कि गाने के जरिए। पर तब अरिसु उसे समझाता है कि गाना एक बहुत अच्छा जरिया है अपनी बात को पोर्ट्रे करने का। एग्जाम्पल के लिए बेथोवन को ही ले लो। माना जाता है कि उसने फोर एलिस उस पर्सन के लिए बनाया था जिससे वो प्यार करता है, और आज 200 साल बाद भी उस गाने को एक प्यार की निशानी माना जाता है। तो मुझे अच्छा लगा कि तुमने भी वही मेथड यूज करा। तो अगर बेथोवन ये कर सकता है तो तुम ये क्यों नहीं कर रही। तुम अपने गाने के जरिए उस पर्सन को मैसेज क्यों नहीं दे पा रही। और तब वो उसका पूरा रीजन बताती है और वो बताती है कि मैं नर्वस इसीलिए हूँ क्योंकि ये गाना मैंने उसके लिए लिखा है जिसे मैं सालों पहले छोड़ चुकी हूँ। बिना कुछ बताए उसे मुझ पे बहुत ज्यादा भरोसा था, पर मैंने उसे अकेला छोड़ दिया और मुझे उस पर्सन को बताना है कि वो मेरे लिए क्या है। मैं उसे बताना चाहती हूँ कि आज भी मैं उसके बारे में नहीं भूली। हाँ, अब मेरी तरह आप लोगों को भी लग रहा होगा कि ये बात हो रही है अपोलो की, पर यहाँ पर हम पूरी तरह से श्योर नहीं हो सकते क्योंकि अरिसु के दिमाग में भी पहला पर्सन आता है आइको। और अगर ध्यान से देखा जाए अब ये बताना मुश्किल है कि रीका किसके बारे में बात कर रही है, क्योंकि दोनों की स्टोरी सेम है। अगर मान लो रीका बात कर रही है अरिसु के बारे में तो ये पक्का हो जाएगा कि वो ही है अपोलो, क्योंकि अपोलो ने कई साल पहले अरिसु को अकेला छोड़ दिया था और वो अचानक से उसकी जिंदगी से गायब हो गई। पर फिर भी अरिसु उसके पीछे आया और अब अपोलो उसे बताना चाहती है कि वो भी उसे पसंद करती है। पर जरूरी नहीं कि रीका अरिसु के बारे में बात कर रही हो, क्या पता वो बात कर रही हो अपनी दोस्त आइको के बारे में, क्योंकि सेम चीज हुई थी आइको के साथ भी। ये रीका और आइका बचपन में अच्छे दोस्त थे, दोनों साथ में रहे, पर अचानक से ही वो आइका को छोड़ के चली गई। और इतना साल बीतने के बाद भी आइको अभी भी उसकी बहुत ज्यादा परवाह करती है, जैसा हम स्ट्रीट कॉन्सर्ट में देख चुके थे। और रीका उससे माफी मांगना चाहती है और वो उसे बताना चाहती है कि वो अभी भी अपनी बेस्ट फ्रेंड से प्यार करती है। तो हम कुछ नहीं कह सकते कि रीका यहाँ पर किसके बारे में बात कर रही थी। तब अरिसु पूछता है कि तुम्हें उस पर्सन को गाने के थ्रू मैसेज देना क्या है। तब रीका बताती है कि मुझे उन्हें ये मैसेज देना है कि मैं अभी भी उससे प्यार करती हूँ। और जैसा अभी मैं थोड़ी देर पहले ही बोल चुका हूँ कि ये जरूरी नहीं कि वो अरिसु के बारे में बात कर रही हो, वो अरिसु भी हो सकता है और आइको भी, क्योंकि वो दोनों लोगों से प्यार करती है। तब अरिसु भड़क जाता है कि भगवान ने तुम्हें इतना अच्छा टैलेंट दिया है गाना गाने का और तुम ऐसे ही वेस्ट कर रही हो। अगर तुम किसी को बताना चाहती हो कि तुम उससे प्यार करती हो तो तुम्हें ये गाने के थ्रू ही बताना चाहिए। तब वो अपने फोन में उसे कुछ लिरिक्स दिखाती है और वो बोलती है कि मैंने ये गाना लिखा था उसके बारे में। पर अरिसु को वो गाना बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो बोलता है कि ये तो ऐसा लग रहा है कि तुम ये जबरदस्ती लिख रही हो, ये तुमने बिल्कुल भी अपने मन से नहीं लिखा। तो चलो अब गाना लिखने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम मुझे बताओ तुम्हें उसके बारे में क्या क्या चीजें पसंद है जिसके बारे में तुम गाना लिख रही हो। अब वो थोड़ा ब्लश करते हुए बोलती है कि बहुत
बहुत ऐसी चीजें हैं जो मुझे उसके बारे में पसंद है। सबसे पहले ये कि वो देर रात तक मेरी बातें सुना करता था और वो बहुत ज्यादा काइंड है और उस पर्सन ने मेरी बहुत ज्यादा मदद करी है मुझे मेरे ड्रीम तक पहुंचाने के लिए। उसने मेरे अंदर बहुत ज्यादा उम्मीद जगाई है। अब लास्ट की 2 बातें तो इको के लिए भी हो सकती थी, पर जो उसने पहली बात बोली कि वो देर रात तक उसकी बातें सुनता था, ये चीज हमें थोड़ा हिंट देती है कि शायद रीका ही है अपोलो, क्योंकि जैसे हमें याद है कि वो आधी रात को शो करा करती थी, पर अभी भी हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है। तब रीका आगे बोलना कंटिन्यू करती है कि उस पर्सन के बारे में मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि मैंने उस पर्सन को धोखा दिया। मैं उसे बिना बताए उससे बहुत दूर चली गई, पर जब इतने टाइम बाद में उससे वापस मिली उसने मुझे माफ कर दिया। वो मुझसे बिल्कुल नाराज नहीं था, बल्कि वो तो मेरी सिचुएशन समझ रहा था या समझ रही थी। और बस यही एक रीजन है कि मैं अपना गाना नहीं लिख पा रही, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं उस पर्सन के सामने जाके माफी मांगूंगी वो ज्यादा सही रहेगा। क्या पता उसे पसंद ना आए कि मैं गाना लिख के उससे माफी मांग रही हूँ। और वो डायरेक्टर रिसू से पूछती है कि मानो अगर कोई पर्सन तुमसे प्यार करता हो और वो ये बात तुम्हें एक गाने के जरिए बताना चाहता हो तो तुम्हें कैसा लगेगा। तब वो बोलता है कि मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि गाने के जरिए हम अपने प्यार को और अच्छे से दिखा सकते हैं। और ये सुन के रीका बस स्माइल करती है और वो बोलती है ठीक है, फिर मैं अपना गाना इस सीडी से निकाल दूंगी, क्योंकि मैं ये गाना कॉन्सर्ट में नहीं गाने वाली। तब अरिसू बोलता है कि तुम्हारा मतलब क्या है कि तुम ये गाना नहीं लिखोगी? मुझे तो लगा मैंने अभी अभी तुम्हें मोटिवेट कर दिया। तब वो बोलती है कि हाँ तुमने कर दिया, इसीलिए ये गाना मैं तब गाऊंगी जब मैं अपना गोल अचीव कर लूंगी, जब मैं अपने आप को एक आर्टिस्ट कह सकूं। तब रीका आगे बोलती है कि अगर मैंने अपने कल वाले कॉन्सर्ट में 50 सीडीज भेज दी तब मैं डायरेक्ट ये गाना उस पर्सन के सामने गाऊंगी जिसके लिए ये गाना मैंने लिखा है। अब अगला दिन आ जाता है और ये जाते हैं एक पार्क में। तब अरिसू बताता है कि ये वही पार्क है जहाँ पर पिछले साल कॉन्सर्ट करा था द सेलेस्टियल ने। तब वो बोलता है कि आज सेलेस्टियल बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुका है, पर पिछले साल तक वो यहीं पर गाना गाया करता था, तो यहाँ पर अगर तुम भी गाना गाओगी तो क्या पता लोग तुम्हें भी सुने। पर रीका तो बहुत ज्यादा नर्वस थी, क्योंकि इससे पहले उसने किसी के सामने ओरिजिनल गाना नहीं गाया, खासकर स्ट्रेंजर्स के सामने। पर अरिसू उसका मूड लाइट करता है और वो गाना गाने लग जाती है। और वो एक सीडी बेच रही थी 300 रुपए की, जिसमें 4 गाने थे। अब अरिसू से खड़े होकर देखने लग जाता है और रीका गाना गाना चालू करती है, पर उसके सुर और ताल मिल नहीं रहे थे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा नर्वस थी। क्योंकि जब भी वो स्कूल में गाती थी कम से कम 20-25 बच्चे तो उसे सुनने आ ही जाते थे, पर यहाँ पर तो एक भी लोग नहीं आया, जिससे उसका ट्रॉमा भी ट्रिगर हो रहा था। लोग बस उसकी तरफ मुंडी घुमा रहे थे और आगे चली जा रहे थे, कोई भी उसके लिए नहीं रुकता, क्योंकि अभी सच में वो अच्छा नहीं गा रही थी। उसे तो अंदर ये भी फील होने लग जाता है कि शायद उसने इधर आके बहुत बड़ी गलती कर दी, और फिर वो गाना बजाना बंद कर देती है। वो पूरी अंदर से टूट चुकी थी। पर अरिसू बताता है कि तुम गलत हो, तुम्हें सुनने वाले बहुत हैं। और वो पॉइंट करता है 3 लोगों की तरफ, और दरअसल ये 3 कोई और नहीं, इको, नैने और शिनोबू थे। हालांकि रीका ने मना करा था कि वो उसका कॉन्सर्ट देखने ना आए, पर ये तब भी आ गए एक स्ट्रेंजर बनके। और इको करती है अपनी ऑस्कर लेवल विनिंग एक्टिंग। वो बोलती है कि हम लोग यहाँ पर घूमने आए थे पर हम तो खो गए। अगर तुम ऐसी एक्टिंग करोगी तो उसे पता चल जाएगा कि हम लोग कौन हैं। और दूसरी तरफ शिनोबू भी अपनी अलग एक्टिंग करी जा रही थी कि अगर हम जल्दी यहाँ से नहीं गए तो हमारी ट्रेन मिस हो जाएगी। पर ये कितना ट्राई भी क्यों ना कर ले, रीका समझ जाती है कि ये 3 लोग कौन हैं, और वो एक स्माइल करती है। और वो सोचती है कि मैं आखिर दूसरों के लिए गाना क्यों गा रही हूँ, जब ये गाना मुझे उनके लिए गाना चाहिए जो मेरा गाना सुनने के लिए तैयार हैं, ठीक आइको की तरह, जैसे उसे परवाह नहीं है कि कोई उसका गाना सुने या ना सुने। तब रीका अपना दूसरा गाना गाना चालू करती है। वो बोलती है कि इस गाने का नाम है आस्क फॉर द मून, और ये गाना लिखा है मैंने अपने 3 खास दोस्तों के लिए। और ये गाना गाना चालू कर देती है। इस बार ये नर्वस नहीं थी, क्योंकि ये गाना ये पूरे दिल से गा रही थी। तब हमें दिखाया जाता है कि ये सब प्लान था अरिसू का। फिर हमें कल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अरिसू बोलता है कि तुम सब उसका कॉन्सर्ट देखने आ जाना। नैने बोलती है कि पर रीका ने तो मना करा है ना कि हम उसके कॉन्सर्ट देखने ना आए। तब अरिसू समझाता है कि वो डरी हुई है, उसे लगता है कि कल का कॉन्सर्ट बिल्कुल फेलियर होगा, और उसे ये भी लगता है कि तुम लोग उसका मजाक उड़ाओगे। पर नैने और शिनोबू तो उसी पे चढ़ जाते हैं कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ये सोचने की कि हम उसका मजाक उड़ाएंगे। बस एक शिनोबू ही थी जो यहाँ पर समझदार है। वो बोलती है कि रीका के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, बस हमें बताओ करना क्या है। तब अरिसू बोलता है कि तुम्हें उसका कॉन्सर्ट देखने की जरूरत नहीं है, पास से तो बिल्कुल नहीं, तुम उसका कॉन्सर्ट दूर से देख सकती हो, बस तुम उसके बुरे वक्त में उसके साथ रहना। और ये चीज सच में काम कर गई, क्योंकि अब रीका आराम से गाना गा सकती है, क्योंकि उसे पता है कि चाहे कोई भी उसकी जिंदगी में ना हो पर उसके दोस्त हमेशा रहेंगे। अब वो देखती है कि एक बच्ची उसके सामने आती
है जिसने कैप पहन रखी होती है हग नोट्स की, वही बैंड जिसकी रीका बचपन में फैन थी। और इस बच्ची के अंदर रीका को झलक दिखती है अपने बचपन की, और वो बच्ची आराम से उसका गाना सुन रही थी और धीरे धीरे पूरा पार्क आ जाता है उसका गाना सुनने के लिए कि ये लड़की कितना दिल से गा रही है। और जब अरिसु भी उसका गाना सुन रहा था, एक लड़की उसके बगल में से जाती है और ये कोई और नहीं थी मेंबर द सेलेस्टियल की, वही बैंड जो आजकल बहुत ज्यादा पॉपुलर चल रहा है। और इसी